सोचो कि तुम्हारी जिंदगी एकदम नॉर्मली जी रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है और एक दिन तुम्हें एक ऐसा लॉकेट मिल जाए जिसको पहनने के बाद तुम एक मैजिकल वर्ल्ड में चले जाओ जहाँ पे हर एक चीज मैजिक से होती है और अब तुम्हारी एक नई जिंदगी स्टार्ट हो गई है। और अब तुम्हारा गोल ये है कि तुम्हें इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मैजिक यूजर बनना है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारी मैजिक पावर बहुत कम है। तो अब तुम इस वर्ल्ड में कैसे मैजिकल बीइंग बनोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर मो फैन की। तो चलिए देखते हैं कि ये वाले सीजन में क्या होता है इसके साथ। तो हमें शुरुआत में ही दिखाते हैं कि मो फैन अपने स्कूल के ट्रेनिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने फायर वाले एबिलिटी से। वो बहुत सारे मूविंग टारगेट्स के ऊपर अपने फायर वाले एबिलिटी से हमला कर रहा होता है। तो उसके पीछे 3-4 लड़के खड़े होते हैं और वो लोग उसके बारे में बेइज्जती कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये जो बंदा है ये हमारे फायर एकेडमी में ऐसे ही घुस गया और उसके बाद हमारे सर ने इसको टॉप 100 का रैंकिंग दिया हुआ है और ये बंदा एकदम से एकदम कमजोर है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इसको आने वाले टूर्नामेंट में चैलेंज करूंगा और इसका रैंकिंग खुद के पास ले लूंगा। ऐसे ये लोग मो फैन की बेइज्जती करते रहते हैं। तभी ही मो फैन इन लोग के सामने शाना बनने के लिए अपना फायर एबिलिटी का लेवल 2 वाला स्पेल यूज करता है और एक सिंगल अटैक में मल्टीपल टारगेट्स को तोड़ देता है। तो ये सब देख के सारे के सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद मो फैन ऐसे ही अपने स्कूल के एरिया में चल रहा होता है, तभी ही वो मिलता है इस ढक्कन बंदे से। ये बंदा इनके क्लास में सबसे लास्ट रैंक पे होता है, रैंक नंबर 1149 पे। और ये बंदा इतना खराब होता है कि इसको अपना खुद का स्टार सिस्टम भी ऑन करने नहीं आता है, जो कि एकदम बेसिक लेवल की चीज होती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बंदा असल में इनके क्लास में आया ही कैसे। तो मो फैन इससे बात करता है और बोलता है कि तुम खुद को इतना कमजोर मत समझो, तुम्हें अगर चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे मैजिक पावर को कल्टीवेट करने के लिए। लेकिन ये खुद की बेइज्जती करता रहता है, बोलता है कि नहीं, मैं बहुत बेकार हूँ और मैं इन सब चीजों के लिए बिल्कुल नहीं बना हुआ हूँ, तो तुम मुझे छोड़ दो, मुझे मेरा काम अपने आप में करने दो। तो मो फैन बोलता है कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। ऐसा बोल के मो फैन उसको एक मैजिकल आइटम देता है और बोलता है कि इससे तुम्हारा कंसंट्रेशन का पावर बढ़ेगा। और ये मैजिकल आइटम वही होता है जो मो फैन को दिया होता है टॉप 100 रैंक में आने के लिए। फिर उसके बाद मो फैन बोलता है कि अब तुम तुम्हारे कल्टीवेशन पे ध्यान दो, हम लोग मिलेंगे टूर्नामेंट में। ऐसा बोल के हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे रेडी होते हैं टूर्नामेंट में एंट्री लेने के लिए और उनके टीचर भी आते हैं और उनके हाथ में बहुत सारे पेपर्स होते हैं। उसके बाद उनके टीचर खुन्नस में आते हैं और अपने कमेंट्री वाले सीट पे बैठ जाते हैं वो सब पेपर को लेकर और बोलते हैं मो फैन तुम कहाँ पे हो? तभी मो फैन कमेंट्री वाले हॉल में आता है और बोलता है कि सर मैं यहीं पे हूं। तो उनका टीचर बोलता है कि मो फैन सुनो, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अगर तुम मुझसे माफी मांग लो और सारे के सारे बच्चों से माफी मांग लो तो मैं तुम्हें ये टूर्नामेंट में पार्ट नहीं लेने दूंगा, क्योंकि तुम्हारा इसमें बेइज्जती ही होगा। देखो ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कितने सारे एप्लीकेशंस पड़े हैं, ये सब के सब लोग तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं और इसमें टोटल 231 लोगों ने तुम्हें चैलेंज किया है और तुम्हें इन सबको लगातार हराना पड़ेगा अगर तुम्हें खुद के रैंक को बचा के रखना है। तो तुम ये कर सकते हो। तो मो फैन बोलता है सर आप मुझे माफी मांगने के लिए क्यों बोल रहे हो, आप सिर्फ बैठिए और ये फाइट को देखिए, अब मैं इनको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो फिर उनका सर बोलता है ठीक है अभी हम तुम्हारी फाइट स्टार्ट करते हैं। तो पहले उनका सर बुलाता है रैंक नंबर 736 वाले बंदे को और बोलता है कि तुम सबसे पहले चैलेंजर हो तो तुम जाओ मो फैन को चैलेंज करो। फिर उसके बाद इनका टीचर इन लोग के स्टेडियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव डोम लगा देता है ताकि इसमें से कोई भी अटैक बाहर वाले बच्चों पे न लगे। उसके बाद इनका टीचर दूसरे एक सर को बोलता है कि मो फैन जो है ना इसकी जबान बहुत तेज चलती है, इसने पहले ही दिन पे पूरे क्लास में सबके सामने दुश्मनी कर ली और इसीलिए अभी इसको सब लोग नफरत करते हैं। वेल चलिए हम देखते हैं कि इसका ये फाइट कैसे चलने वाला है। तभी इनका जब फाइट स्टार्ट होता है तो ये रैंक नंबर 736 वाला मो फैन के ऊपर एक नॉर्मल सा फायर वाला अटैक मारता है जिसका मो फैन के ऊपर कोई असर ही नहीं होता और हमारा पंखा अपना लेवल 1 का फायर मैजिक यूज करके इस बंदे को एक सिंगल अटैक में हरा देता है ऑलमोस्ट से, क्योंकि ये बंदा उसके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता है। फिर उसके बाद इनका सर एक लड़की को बुलाता है, वो लड़की अंदर एंट्री मारती है और वो बहुत रेडी होती है मो फैन के ऊपर हमला करने, क्योंकि उसके पास 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है वाटर वाला और एक होता है फायर वाला। वो बोलती है कि मैं तुम्हें आराम से हरा सकती हूँ, लेकिन मो फैन बोलता है अरे यार तुमको क्या लगता है तुम्हारा वाटर वाला एबिलिटी मुझे रोक देगा? ऐसा बोल के मो फैन उसके वाटर वाले शील्ड के ऊपर अपना फायर मारता है और उसका वाटर उड़ जाता है। तो वो एकदम से उदास हो जाती है। उसके बाद वापस से वाटर का शील्ड बनाती है, मो फैन वापस से उसको तोड़ता रहता है। ऐसी ये चीज 3-4 बार चलती रहती है। फिर वो एकदम शर्मा के रोने लगता है और वहां से भाग जाती है। मतलब मो फैन तो इनको इतना आसानी से हरा रहा है जैसे कि वो मक्खी उड़ा रहा हो और ये सब चीज सब लोग देख रहे होते हैं। तभी हमारी ये जो बॉयकट वाली बंदी होती है वो ये ब्यूटीफुल गर्ल को बोलती है कि देखो ये पंखा कितना शाना बन रहा है। और तभी इनके बगल में एक और थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिखने वाला बंदा बैठा होता है जो बोल रहा होता है कि अरे ये मो फैन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सबको ऐसे ही एलिमिनेट करता रहेगा। और ये बंदा हमारी ब्यूटीफुल गर्ल के ऊपर लाइन मार रहा होता है थोड़ा बहुत और उसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारी ब्यूटीफुल गर्ल तो बार बार सिर्फ मो फैन के पास देख के स्माइल कर रही होती है। तो क्या इसका ये मतलब है कि ये भी मो फैन के प्यारे पागल हो चुकी है? मतलब क्या ये मो फैन की 5वीं गर्लफ्रेंड बनने वाली है? मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है। वेल इसी के बाद इनका सर और 2-3 लोग को अंदर भेजता है, वो लोग हारते हैं और उनका सर उनका एप्लीकेशन तोड़ता रहता है। फिर वो बोलता है अच्छा अभी अगला बंदा है। तभी मो फैन अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है सर मुझे जरा वॉशरूम जाना है, क्या आप मुझे जाने दोगे? तो उसका सर बोलता है ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी जाके आओ। तो मो फैन मस्त आराम से निकलता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेने पड़ेंगे अपने माना को रिकवर करने के लिए। उसके बाद मो फैन वापस से आता है और उसका धड़ाधड़ 10-12 लोग को तो ऐसे ही निकाल देता है और उनका सर अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है कि क्या हो रहा है। तभी मो फैन बोलता है सर मुझे वापस से ब्रेक चाहिए, मुझे प्यास लगी है। ऐसा बोल के वो जाता है और पानी पी के आता है। फिर वापस आने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि मो फैन ने अब तक इतने कम टाइम में 50 लोग को तो हरा ही दिया है। तो
231 में से जब 50 लोग गए तो कितने बचे? 181। फिर उसके बाद जो ये हमारा एक्स्ट्रा हैंडसम बंदा होता है वो बोलता है कि मो फैन की एबिलिटी देख के मुझे समझ है कि उसके सारे के सारे एलिमेंट्स लेवल 4 तक पहुंच चुके हैं और तभी उसके पास तो एक स्पिरिट सीड भी है। तो ये सब सुनने का हमारी बॉयकट वाली बंदी बोलती है लेकिन इन सबको करने के लिए तो उसे 35 मिलियन सोल एसेंस लगेंगे। तो उसने इतने सारे सोल एसेंस कहां से कलेक्ट कर लिए? तो बहुत मुश्किल वाली बात है। क्या मो फैन बहुत ही अमीर आदमी है और उसके पास तो 2-2 सीड्स है? फिर उसके ठीक बाद जो अगला आता है ओपोनेंट वो कोई और नहीं होता है, वो होता है हमारा ये चश्मिश ढक्कन। ये यहाँ पे अंदर एकदम डर डर के एंट्री मारता है और इसको देख के सब लोग बोलते हैं कि इस बंदे ने क्यों चैलेंज किया मो फैन को, ये तो 1 मिली सेकंड में नहीं टिकने वाला है। और ये मो फैन के पास जाता है और बोलता है कि अभी हम क्या करें? तो मो फैन बोलता है अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हें हमारा प्लान याद है ना कि तुम्हें मेरे ऊपर सिर्फ एक नॉर्मल सा अटैक करना है और मैं उस अटैक को खाने के बाद जानबूझ के अपने आप को हरा दूंगा और तुम्हें विक्ट्री मिल जाएगी। फिर रैंक 100 तुम्हें मिल जाएगा और मुझे मिल जाएगा रैंक 1149 का। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा और मैं जिसे चाहूं उसे अपने आप से चैलेंज कर सकता हूं। तो ये बंदा बोलता है कि हाँ ठीक है लेकिन मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। फिर उसके बाद मो फैन इसको थोड़ा मोटिवेशन देता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें हमेशा से नर्वस फील होता था लेकिन अगर तुम मुझे हरा दोगे यहाँ पे तो तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो ये बोलता है लेकिन ये तो तुम्हें नकली तरीके से हराऊंगा मैं। मो फैन बोलता है तो भी तुम्हें कॉन्फिडेंस अच्छा खासा मिल जाएगा। ऐसा बोल के मो फैन इसको मोटिवेशन देता है और ये रेडी होता है मो फैन पे हमला करने के लिए। लेकिन तभी ये एकदम से नर्वस होकर चुपचाप से हार के बाहर निकल जाता है और अटैक करता भी नहीं। तो मो फैन बोलता है तुम बड़े ही यूजलेस हो, डेफिनेटली तुम्हारे कोई दोस्त नहीं और तुम कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, तुम इतने कमजोर कैसे हो, तुम्हें मैंने इतना सिंपल सा टास्क और तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो। ऐसा बोल के यहाँ से गुस्से में निकल लेता है। और फिर तभी ही मो फैन बोलता है कि अरे ओए टीचर जल्दी से अगले बंदे को भेजिए, बंदा किसी काम का नहीं। तो जब मो फैन अपने टीचर से ऐसे अंदाज में बात करता है तो उसका टीचर थोड़ा गुस्से में आता है और वो नेक्स्ट बंदे को बुलाता है और ये बंदा बहुत ही शाना होता है, इसके अंदर ईगो ही ईगो भरा होता है। ये बंदा अंदर एंट्री मार के बोलता है अरे अब तो मैं तुझे आराम से हरा दूंगा। लेकिन तभी ही मो फैन यूज करता है अपना रोज वाला मैजिक और रोज वाले फायर से एक सिंगल अटैक करता है इसके ऊपर। लेकिन ये बंदा आराम से इस अटैक को भी रोक देता है क्योंकि इसके पास होता है अपना खुद का एक शील्ड। वो शील्ड के अंदर खड़ा होकर मो फैन के अटैक को रोकता रहता है। उसके बाद ये मो फैन के ऊपर यूज करता है अपना जाइंट शैडो नेल, मतलब इसके पास शैडो वाली टेक्निक भी होती है। तो मो फैन उसके अटैक को रोक देता है अपने आप ही। फिर मो फैन अपने फायर एबिलिटी को इतना अच्छा एक्टिवेट करता है कि वो गुस्से में चल चल के जाता है इस बंदे के पास और ये बंदा मो फैन के ऊपर उसके शैडो नेल्स मारता रहता है लेकिन इसका कुछ असर नहीं होता है मो फैन के ऊपर। फिर मो फैन देखता है कि ये बंदा क्या कर रहा है तो ये बंदा जमीन पे अपने एक मुक्का मारता है और हर जगह पे सिर्फ रोज वाले फ्लेम्स बाहर निकालता है। तो मो फैन अपने शूज को यूज करके हवा में कूदता है और इसके अटैक को डॉज करता है। उसके बाद मो फैन हवा में कूद के एक फायरबॉल का पंच मारता है और ये पंच इतना पावरफुल होता है कि वो सिंगल अटैक से ये बंदे का आर्मर दिखने लगता है। फिर ये बंदा वापस से एक शैडो नेल मारता है मो फैन को लेकिन मो फैन उड़ के उस शैडो नेल को डॉज कर लेता है। उसके बाद ये बंदा बार बार जमीन पे मुक्के मार मार के अर्थक्वेक क्रिएट करता है और हर जगह पे उसका फ्लेम निकालता रहता है। तो मो फैन उसको भी डॉज करता है और दूर जाके अपने आप को रेडी अप करता है नेक्स्ट अटैक के लिए। तो सब लोग बोलते हैं मो फैन तो डेफिनेटली इनविजिबल हो चुका है। फिर उसके बाद मो फैन ये बंदे की सारी एनर्जी को यूज करवा देता है और बाद में यूज करता है अपना लाइटनिंग मैजिक, वो भी लेवल 4 का। तो ये देख के उनका सर बोलता है कि इस बंदे के पास 2 एलिमेंट है वो भी लेवल 4 पे, तो क्या ये बंदा लाइटनिंग वाले क्लास में था क्या पहले? फिर उसके बाद ये वाला टीचर बोलता है कि मो फैन इतना कॉन्फिडेंट इसीलिए था क्योंकि इसके पास 2 एलिमेंट है और दोनों के दोनों लेवल 4 पे है और इसने अब तक 140 बच्चों को तो हरा ही दिया है। मतलब 231 में से 140 गए तो कितने बचे? 91। मतलब अभी सिर्फ 91 बच्चे बचे हुए हैं और मैंने इसको कैलकुलेट करने के लिए बिल्कुल भी कैलकुलेटर नहीं यूज किया था। तुम में से कोई भी कमेंट में नहीं बोला कि मैंने कैलकुलेटर यूज किया था, ठीक है? ये मैंने मेरे माइंड में कैलकुलेट किया है। वेल, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और शायद आपकी मदद से आज ही हम 1 लाख तक पहुंच भी सकते हैं। तो कर दो सब्सक्राइब यार। वेल, इसके बाद मो फैन धड़ाधड़ लोगों को एलिमिनेट करता रहता है और ये सारी की सारी चीज लोग अपने क्लास में देख रहे होते हैं क्योंकि ये पूरा इवेंट ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। तो सब लोग डायरेक्टली भाग के आते हैं स्टेडियम में इन सब चीजों को लाइव देखने के लिए। फिर उसके बाद मो फैन एक लड़की से लड़ता है जो अर्थ मैजिक यूज करती है और मो फैन उसके ऊपर हमला करता रहता है। इस वक्त मो फैन की भी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है क्योंकि वो लगातार लोगों के ऊपर हमला कर रहा होता है। तो मो फैन बोलता है अब मैं इस चीज को जल्दी खत्म करूंगा। ऐसा बोल के वो उसका अल्टीमेट मूव यूज करता है 9 पैलेस रोज फ्लेम फिस्ट। ये अटैक मार के वो हर जगह पे आग लगा देता है और अर्थक्वेक भी आ जाता है और ये वाला अटैक सब बहुत खतरनाक होता है। वो लड़की अपना स्टोन मैजिक यूज करके खुद को बचा रही होती है लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर पाती है। तो इनका हीलिंग वाला टीचर फटाक से भाग के निकलता है, बोलता है कि मुझे जाके इसको रोकना पड़ेगा वरना ये लड़की की हालत बहुत खराब हो जाएगी। और तभी वो लड़की अपना हार मान लेती है। तो फिर यहाँ पे टीचर लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये मो फैन के अंदर बहुत ताकत है कि ये इतने हाई लेवल के फायर वाले अटैक्स को भी कंट्रोल कर पा रहा है। यहाँ पे 2 और टीचर आते हैं, उसमें से एक होती है फीमेल टीचर जिसके बाल एकदम एक पिकॉक के तरह दिखते हैं, पिकॉक के पूंछ के तरह एक्चुअली, और दूसरा होता है एक हमारा नया सर जो कि टकलू होता है। फिर तभी मो फैन का फायर वाला एकेडमी का टीचर नीचे आता है मो फैन के पास और बोलता है मो फैन अभी हम इस चीज को खत्म कर देते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में जो भी कहा था मैं उन सबको वापस लेता हूँ, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया यहाँ पे और मैं तुम्हें एक्नॉलेज कर रहा हूँ, तो अभी हम लोग इस चीज को खत्म करते क्योंकि तुम्हारी भी हालत बहुत खराब हो रही है। तो मो फैन बोलता है कि मैं इतना जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ, तुम अगले बंदे को बुलाओ गोरिल्ला सर, मैं उसे संभाल लूंगा। तो ये सुन के हमारा सर गुस्से में आता है और वो वापस से अपने पोडियम पे जाता है और बोलता है अगला
अगला बंदा है रैंक 111 वाला, जाओ और लड़ो मोफैन से। इसका ये मतलब है कि ये बंदा मोफैन के रैंक के बहुत करीब है और ये बंदा कोई और नहीं होता है, ये होता है हमारा एक्स्ट्रा हैंडसम बॉय। ये बोलता है कि अब मेरी बारी आ गई है तो मैं जाके मोफैन को एकदम हैंडसम तरीके में हराऊंगा। ये जो एक्स्ट्रा हैंडसम बॉय है ना, इसको देख के मुझे क्रिश की याद आ रही है हमारे वीक बॉय विथ नो मैजिक वाले एनिमे की। क्या आप लोग को भी ऐसा लग रहा है इसको देख के? फिर नीचे आता है और बोलता है, मोफैन तुम्हारी इस ताकत को देख के मैं बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ। तुम तो डेफिनेटली टॉप 50 में आ सकते हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें आना पड़ेगा रैंक 111 पे, क्योंकि मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। तभी मोफैन इसको पूछता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि हम दोनों में ज्यादा हैंडसम कौन है? तो हमारा हैंडसम बॉय बोलता है, इसका आंसर तो बहुत ऑब्जेक्टिव वाला है, तुम तुम्हारे अंदाज में हैंडसम हो, मैं मेरे अंदाज में हैंडसम हूँ। तो मोफैन बोलता है कि अबे तू मुझे पका क्यों रहा है, चल अब हम लड़ते हैं। तभी हमारा ये जो हीलिंग वाला टीचर होता है ये टकलू सर को बोलता है कि टकलू सर, तुमने तुम्हारे क्लास से मोफैन को हमारे क्लास में क्यों भेजा? अगर मोफैन इतना अच्छा लाइटनिंग मेज है तो तुमने उसे हमारे पास क्यों भेजा? तो टकलू सर बोलता है कि अरे मोफैन मेरे क्लास का बंदा नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मोफैन नाम का बंदा कौन है। तो टकलू सर की ये बात सुन के बुढ़ऊ सर बोलते कि हैं तो मोफैन कौन से क्लास में था? तभी हम हमारी पिकॉक जैसे बाल वाली टीचर बोलते कि मोफैन मेरे क्लास में था, समनिंग वाले क्लास में। तो ये सुन के हमारे सारे के सारे टीचर शॉक हो जाते हैं। वो बोलते मोफैन के अंदर तीन टैलेंट है, ऐसा कैसे हो गया यार? और उसी वक्त मोफैन अपना समनिंग मैजिक यूज करता है और वो बाहर निकालता है हमारे सोनिक बॉय को। और जैसे ही सोनिक बॉय बाहर आता है तो वो देख के सब लोग बोलते कि अच्छा अब तो कंफर्म हो चुका है कि इस बंदे के पास कम से कम 3 टैलेंट तो है, मतलब ये बंदा तो एकदम अलग ही लेवल पे है यार, और इसने इतने खतरनाक क्रीचर को समन किया है, अरे भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। तभी हमारी ये ब्यूटीफुल गर्ल भी बोलती है कि मोफैन के पास ये जो क्रीचर है, इससे तो साबित होगा कि मोफैन को जो टाइटल मिला है बिग डेविल का, वो डेफिनेटली इसको सूट करता है, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अपेरेंटली ये वही बंदा है जिसने सबसे पहले यहाँ पे स्कूल में आके अपना नाम किया था समनिंग वाले क्लास के अंदर, और ये बंदा बहुत टाइम से गायब था। फिर मोफैन अपने नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि अरे ब्लू बॉय, अभी तुम इसके ऊपर अटैक करो, तब तक मैं अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट करता हूँ। तो हमारा सोनिक धड़ाधड़ हमला करता है हमारे इस एक्स्ट्रा हैंडसम बॉय के ऊपर, और एक्स्ट्रा हैंडसम बॉय उसके अटैक को रोकता रहता है, लेकिन वो फिर भी उड़ता रहता है। वो बोलता है कि ब्लू पैंथर के तो अटैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं क्या करूं? लेकिन हमारा ब्लू पैंथर धड़ाधड़ उस पर हमला करके उसके शील्ड को तोड़ रहा होता है। उसके बाद ब्लू पैंथर भाग के आता है और एक टैकल अटैक मार के हमारे इस एक्स्ट्रा हैंडसम बॉय को हरा देता है। फिर उसके बाद हमारा ब्लू पैंथर जो कि है सोनिक बॉय, वो धड़ाधड़ लोगों को हराता है और मोफैन को उसको मेडिटेशन करने देता है। फिर उसके ठीक बाद मोफैन ने ऑलमोस्ट 183 लोगों को हरा दिया होता है। फिर बाद में हमारा मोफैन जाता है हमारे ब्लू बॉय के पास और उसको बोलता है कि अब तुम जाओ और रेस्ट करो, अब मैं बाकी सबको संभाल लूंगा। तभी ही अगला बंदा जो आता है वो होता है रैंक 101 वाला, जो कि मोफैन के रैंक से सिर्फ एक रैंक कम पे होता है। तो इसको देख के सब लोग बोलते हैं ये बंदा तो डेफिनेटली मोफैन को हरा ही देगा। ये बंदा यहाँ पे आके मोफैन को बोलता है कि तेरे वजह से मेरा 100 वाला रैंक चला गया, पहले रैंक 100 पे मैं था, लेकिन तेरे एंट्री की वजह से मुझे रैंक 101 पे डाल दिया, तो मैं वापस से मेरा 100 रैंक तुझसे लेके रहूंगा। तो मोफैन बोलता है आजा ब्लॉन्ड बॉय ले ले, लेकिन तभी ही मोफैन अपना लाइटनिंग मैजिक यूज करता है इसके ऊपर और ये बंदा उसको रोक देता है अपने शील्ड से, और फिर ये अपने हाथ में रोज वाला फ्लेम को लेके आता है और बोलता है कि अब मैं तुझे मेरी ताकत दिखाता हूँ। ऐसा बोल के वो जमीन पे पंच मारता है और हर जगह पे आग लगा देता है रोज वाला। तभी सब लोग बोलते हैं कि अच्छा तो ये बंदे के पास भी एक स्पिरिट वाला सीड है, इसीलिए इसके पास रोज वाला फ्लेम है और इसके पास भी सेम टू सेम मोफैन के जैसे अटैक्स है। लेकिन उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि हमारे मोफैन ने इसके ये रोज वाले फ्लेम को अपने शील्ड से रोक दिया होता है, जो शील्ड को उसने पिछले सीजन में ऑक्शन में खरीदा होता है। फिर उसके बाद ये बंदा मोफैन के ऊपर धड़ाधड़ हमले करते रहता है और मोफैन उसके अटैक्स को उसके शील्ड से रोकता है, और तभी शील्ड से एक और बैकफायर वाला अटैक मारता है जिससे मल्टीपल ब्लेड्स आगे निकलते हैं। तो ये वाले ब्लेड इस बंदे को लगने ही वाले होते कि इनका सर बीच में आके इस अटैक को रोक देता है और बोलता है कि ब्लॉन्ड बॉय तू हार चुका है, अगर मैंने बीच में आके इन ब्लेड्स को नहीं रोका होता तो तू खत्म हो गया होता, इसलिए तू अभी चुपचाप यहाँ से निकल जा। तो इसका ये मतलब है कि मोफैन ने अपना रैंक 100 को प्रॉपर्ली सिक्योर कर दिया है। जैसे ही ये बंदा नीचे निकल के जाता है तभी इसके सामने एक और ब्लॉन्ड बाल वाला बंदा आता है और वो तुरंत इस बंदे को चमाट मारता है और बोलता है कि तूने मेरा नाम खराब कर दिया है। ऐसा बोल के वो उसको वहां से भगा देता है। तभी मोफैन नीचे आता है और बोलता है अरे मेरे हैंडसम बॉय कैसे हो तुम? और ये बंदा कोई और नहीं, ये मोफैन का नया दोस्त हैंडसम बॉय है, जो पिछली बार मोफैन को लेके गया था ऑक्शन में और जहाँ पे उसने मोफैन को ये शील्ड दिलाया था। ये बंदा बोलता है मोफैन यार तुझे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे जैसे ही मालूम पड़ा कि कोई एक बंदा यहाँ पे वापस से आया है जो धड़ाधड़ टूर्नामेंट में लोगों को हरा रहा है, मैं समझ गया कि वो तू ही होगा, इसीलिए मेरे पंखे मैं तुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गया। फिर ऐसे ये लोग थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि मोफैन वापस से टूर्नामेंट में घुसता है और रात के टाइम पे और धड़ाधड़ लोगों को हराता रहता है, लेफ्ट राइट हर तरह से वो लोगों को हराता रहता है और लोग धड़ाधड़ गिरते रहते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है एक नए बंदे की, जो कि होता है चूहा वाला बंदा। इसके दांत चूहे के जैसे होते हैं और ये बंदा डेफिनेटली कुछ न कुछ चीटिंग करने वाला है, इसको देख के ही लग रहा है। ये बंदा एक नंबर का चापलूस दिख रहा है यार। तभी हमें दिखाते हैं कि इसके जेब में असल में एक और बंदे ने एक सीक्रेट मैजिक आइटम रखा होता है। वो इसको बोलता है कि तुम्हें सिर्फ जाके वहां पे मोफैन का एक अटैक खाना है, उसके बाद हर एक चीज सीक्रेट आइटम संभाल लेगा। तो फिर ये सुनने के बाद ये हमारा चूहा वाला बंदा रेडी होता
होता है फाइट स्टार्ट करने के लिए। तभी हमारा जो सर होता है वो बोलता है ओके तो अगली फाइट बस स्टार्ट हो, ऐसे वो बोलता है। तभी यहाँ पे आ जाते हैं हमारे बुढ़ऊ प्रिंसिपल। ये यहाँ पे आके बोलते हैं मोफैन बस बहुत हो गया, तुमने ये फाइट बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन अभी रात का टाइम हो रहा है और तुम्हें हम लोग विजेता डिक्लेयर कर दे रहे हैं, तो ये फाइट बंद कर दो और चुपचाप यहाँ से चलो मेरे साथ। तो मोफैन बोलता है ठीक है सर, आपकी बात को तो मैं नहीं टाल सकता हूँ। ऐसा बोल के मोफैन भी वहां से निकलने लगता है। तभी उनका सर बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ गया ना कि मोफैन कब से लड़ रहा है, उसने उसका पॉइंट प्रूफ कर दिया है। तो ये सर बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के वो माइक पे बोलता है कि सारे बच्चे शांत हो जाओ, अभी हम फाइट खत्म कर रहे हैं और मोफैन ये फाइट जीत चुका है पूरा का पूरा टूर्नामेंट। फिर उनका टीचर बोलता है कि मैं मोफैन को इसीलिए ये फाइट कर रहा था ताकि मैं उसको समझा रहा था कि उसे इतना एरोगेंट नहीं बनना चाहिए। अगर वो ऐसे ही एरोगेंट रहता तो वो कभी रियल बैटलफील्ड पे जाता था और वहां पे उसके खतरनाक एनिमी आते तो वो खुद को संभाल नहीं पाता, इसलिए मैंने उससे ये फाइट करवाया था। उसके बाद मोफैन अपने फटे पुराने हालत में बाहर निकलता है और हमारे बुढ़ऊ प्रिंसिपल से बात कर करके आगे जाता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीलिंग सर ने मोफैन को पूरी तरह से हील कर लिया होता है और वो मोफैन को बोलते हैं जब मैं तुम्हारी बॉडी को हील कर रहा था तो मुझे उसके अंदर से अजीब सी डार्क एनर्जी फील हुई। तभी मोफैन अपने मन में सोचता है कि लगता है कि वो डीमन की ताकत वापस से एक्टिवेट हो रही है और अगर वो डीमन गॉड की ताकत वापस से एक्टिवेट हो गई तो मैं उसे वापस से रोक नहीं पाऊंगा, तो मुझे कैसे भी करके इसको सप्रेस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन वापस से अपने घर में जाता है जहाँ पे हमारी टूटू और तो और हमारी गॉडेस ऐसे ही मोफैन के सारे करामात के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोलते कि आज तो मोफैन ने टूर्नामेंट में आग लगा दिया। उसके बाद हमारी टूटू मोफैन के मल्टीपल फोटोज लेती है और मोफैन सोने की एक्टिंग करता रहता है। तभी हमारी गॉडेस टूटू को रोकती है और मोफैन के ऊपर चद्दर डाल देती है। इसका ये मतलब है कि गॉडेस डेफिनेटली मोफैन के बारे में अच्छा तो सोचती है, वो उसकी केयर तो करती है। लेकिन कुछ समय बाद मोफैन वापस से उठता है और उठने के बाद वो थोड़ा जूस पीते पीते बाहर आता है और बालकनी से बाहर देख के बोलता है कि मुझे डेफिनेटली टॉप 50 और टॉप 10 में पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे वहां पहुंचने के बाद ही 3 लेयर वाले टेंपल में घुसने का मौका मिलेगा और वापस से अपने स्पिरिट्स को कल्टीवेट करने का मौका मिलेगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगले दिन मोफैन वापस से जाता है उसके दोस्त हैंडसम बॉय के घर में और उसको बोलता है कि मेरे पास कुछ ऐसे स्पिरिट्स और ऐसी चीजें हैं जिसे मुझे बेचना है, तो क्या तुम तुम्हारे ऑक्शन वाले घर पे बात करके मेरे लिए इन सब चीजों को बेच सकते हो। तो हमारा हैंडसम बॉय बोलता है कि ऑफ कोर्स यार, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर ऐसी वो बात करता है और तभी उसके हाथ से एक स्क्रोल नीचे गिर जाता है। तो मोफैन बोलता है ये क्या स्क्रोल है। तो वो वापस आके बोलता है कि अरे ये जो स्क्रोल है ना, ये स्क्रोल असल में एक ज़ामा-ज़ामी ज़ुम-ज़ुम स्क्रोल है। ये स्क्रोल के अंदर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन कुछ स्क्रोल्स के अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होता है। ये सब स्क्रोल्स असल में बनाए गए थे बहुत साल पहले वाले एडवेंचरर्स ने। वो लोग जब भी कहीं जाते थे तो वो लोग वहां पे इस स्क्रोल के अंदर इन्फॉर्मेशन लिख देते थे, लेकिन इस स्क्रोल को खोलते ही वो इन्फॉर्मेशन हमें एक बार दिखेगा और वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इन स्क्रोल्स को हमारे ऑक्शन हाउस में बेचते हैं। तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें इसमें से कोई भी स्क्रोल खरीदना हो तो तुम खरीद सकते हो। तो मोफैन बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तुम मुझे बताओ कि इन सब स्क्रोल्स में क्या है। तो बोलता है कि इन स्क्रोल्स में किसी न किसी ट्रेजर का इन्फॉर्मेशन हो सकता है या कोई नकली चीज भी हो सकती है, या तो हमें कुछ ऐसा मालूम पड़ सकता है कि हम लोग हमारे एबिलिटीज को बहुत अच्छा कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन स्क्रोल्स बहुत महंगे हैं। तभी हमारा हैंडसम बॉय एक स्क्रोल खोलता है और उस स्क्रोल के ऊपर लिखा होता है कि स्वॉर्ड फिन वाले सी मॉन्स्टर्स है पर्ल रिवर के अंदर। तो बोलता है अरे यार ये तो एकदम टाइम पास वाला स्क्रोल था, हमने इसके ऊपर क्यों पैसा बर्बाद किया। तो फिर वो वाले स्क्रोल को फेंक देता है और उसके बाद एक नया स्क्रोल खोलता है और बोलता है ओ ये स्क्रोल के अंदर तो हमें जैकपॉट मिल चुका है। वो स्क्रोल में लिखा होता है कि फायर फेरी होती है बर्निंग प्लेन्स के नॉर्थ पॉइंट पे। तो ये सुन के मोफैन बोलता है कि फायर फेरी क्या होती है। तो हमारा हैंडसम बॉय बोलता है कि फायर फेरी जो होती है वो सबसे रेयर टाइप की एलिमेंटल डीमन होती है। अगर तुमने इसे समन कर लिया और इसके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो तुम्हारे फायर की सारी ताकत हजारों गुना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर तुम्हें फायर फेरी चाहिए तो हम लोग यहाँ जाके इसके ऊपर अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो मोफैन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे फायर फेरी चाहिए क्योंकि मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, मुझे कैसे भी करके मेरे फायर वाले स्पिरिट सीड को अपग्रेड करना ही है। तो वो मोफैन उसको बोलता है कि तुम एक काम करो, जाके तुम ये फायर फेरी वाले और तो और ये नॉर्थ वाले प्लेन की सारे स्क्रोल्स मेरे पास लेके आओ, हम लोग उन सब में पढ़ के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो हमारा हैंडसम बॉय अपने पैसे यूज करता है और हर जगह से हजारों स्क्रोल्स खरीद के लेके आता है। फिर वो लोग रात भर बैठ के स्क्रोल पढ़ते रहते हैं, उसमें से कुछ काम के होते हैं और कुछ एकदम से यूजलेस होते हैं। ये लोग ये सबके सब स्क्रोल्स पढ़ के थक गए होते हैं और तभी ये लोग डिसाइड करते हैं ये लोग जाएंगे ये वाले प्लेन में और वहां जाके ये लोग वो फायर फेरी को टेम करेंगे। और तो इनको मालूम पड़ता है कि वहां पे एक टाइप का कोई फ्रूट भी होता है, जो फ्रूट भी इनको चाहिए होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि अगर हम सिर्फ 2 ही लोग जाएंगे तो हम लोग ये जगह पे कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे हंटर्स भी आते हैं तो हमें और भी लोग लगेंगे हमारे साथ, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा मोफैन बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, मेरे साथ वो छोटी बच्ची लिंग तो आएगी ही और उसके साथ ही साथ ब्रो भी आएगा, तो हम 4 लोग तो हो ही चुके हैं। फिर ये बोलता है कि हमें एक हीलर की भी जरूरत पड़ेगी, तो तुम एक हीलर को कहाँ से लेके आओगे। तो मोफैन बोलता है हीलर, हाँ इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तभी हैंडसम बॉय बोलता है क्यों ना हम तुम्हारी बहन को लेके चले। तो मोफैन बोलता है नहीं, मेरी बहन शिंगा यहाँ पे नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हें उसकी कंडीशन पहले से पता है कि उसके पैर काम नहीं करते हैं और मैं उसे इतनी खतरनाक जगह पे नहीं लेके जा सकता हूँ। अगर हमें कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो मैं चूज करूंगा कि मैं इस जगह पे ना जाऊं, लेकिन मैं मेरी बहन शिंगा को यहाँ पे कभी नहीं लेके जा सकता हूँ, मैं उसे खतरे में नहीं आने दूंगा। तो हमारा हैंडसम बॉय बोलता है अरे यार चलो ठीक है, तुम्हारी बात में भी पॉइंट है, तो ठीक है हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग ढूंढते हैं लोगों को जो लोग हमारे साथ चलने के लिए रेडी होंगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन अपने हंटिंग वाले घर में बैठा होता है और वहाँ पे वो छोटी बच्ची से बात कर
रहा होता है, तभी ये छोटी बच्ची ने बहुत सारा मैप क्रिएट कर लिया होता है पूरे के पूरे बर्निंग प्लेन्स का। तभी वहाँ पे हैंडसम बॉय आता है एक नई सुंदर लड़की को लेके, और ये लड़की जो होती है ये बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। तो हमारा हैंडसम बॉय बोलता है ये जो लड़की है ये असल मेरी कजन है और इसको बर्निंग प्लेन्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, तो ये हमारे साथ चलेगी वहाँ पे। और ये यांडू अकेडमी की सबसे टॉप स्टूडेंट है, तो तुम डेफिनेटली समझो कि मुझसे भी कम से कम 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो मोफैन बोलता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें चलना है हमारे साथ तो तुम चल सकती हो। तो ऐसी अभी इनके पास टोटल 5 लोग तो हो गए। पहला हो गया मोफैन, दूसरा हो गया हैंडसम बॉय, तीसरा हो गया ब्रो, चौथी हो गई ये हमारी छोटी बच्ची और पांचवी हो गई हमारी ये ब्यूटीफुल कजन। फिर तभी ही ये छोटी बच्ची वो मैप देख के बोलती है कि यहाँ पे हमें बहुत सारा खतरा हो सकता है, हमें ये एरिया लेना चाहिए, ये एरिया नहीं लेना चाहिए। उसी वक्त मोफैन को कॉल आता है उसकी बहन शिंगा शिंगा का। फिर उसके बाद मोफैन बोलता है कि उसको उसकी बहन शिंगा शिंगा फोन क्यों कर रही है। ऐसा बोल के वो उसके फोन की तरफ देख रहा होता है, तो वो उसका फोन उठाता है और पूछता है हाँ शिंगा शिंगा बोलो तुम कैसी हो। तो शिंगा शिंगा बोलती है कि मोफैन मुझे पता है कि तुम असल में वो नॉर्थ प्लेन पे जा रहे हो जहाँ पे वो फायर वाली फेरी रहती है, तो अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो तो तुम मुझे भी तुम्हारे साथ लेके चलो। तो मोफैन बोलता है तुम्हें ये बात के बारे में कैसे पता चला। ऐसा बोल के वो हमारे हैंडसम बॉय की तरफ देखता है, तो हमारा हैंडसम बॉय बोलता है मैंने नहीं बताया ये सब इसको। तभी हमारी छोटी लड़की लिंग लिंग बोलती है कि मैंने बताया है क्योंकि हमें एक हीलिंग मेज की जरूरत पड़ेगी। तो मोफैन बोलता है कि नहीं शिंगा शिंगा मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं लेके जा सकता हूँ, ये जगह बहुत खतरनाक है, तो तुम यहाँ पे अच्छे से रहो, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। तो शिंगा शिंगा उसको और समझाती है और एंड में बोलती है कि देखो मोफैन अगर तुम मुझे इस जगह लेके चलो तो वहाँ पे ऐसे रूमर्स है कि यहाँ पे कोई भी डिसीज ठीक हो सकती है, तो शायद ऐसे चांसेस है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पैर भी ठीक हो जाए और मैं चल सकूं। तो ये सुन के मोफैन का दिल पिघल जाता है और वो बोलता है ठीक है शिंगा शिंगा मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वेल बाय द वे गाइस ये वाला जो सीजन है ना ये सीजन लास्ट सीजन है और इसके बाद 7th सीजन बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं 7th सीजन जैसे ही आए वैसे ही उसको कवर करूँ तो ये वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट कर दीजिए। और ये वाला लाइक गोल बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट सीजन आने में बहुत टाइम भी है। असल में देखा जाए तो 1 साल से कम टाइम है, तो ये वाले वीडियो का लाइक गोल होने वाला है 9,999 लाइक्स। आपने मेरे पहले सारे के सारे वीडियोस के ऊपर 10,000 के ऊपर लाइक्स किए हैं, तो ये लाइक गोल भी आप लोग आराम से कंप्लीट कर लोगे, मुझे पता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे हीरोज प्लेन में बैठ के निकल लेते हैं उनके डेजिग्नेटेड जगह पे। वहाँ पे वो लोग जब पहुंचते हैं तो हमारा मोफैन ब्रो से गले मिलता है। भाई इन दोनों के बीच में क्या सिनर्जी है मुझे नहीं पता। वेल इसके बाद ये लोग मस्त जाते हैं एकदम सैंड वाले एरिया पे। वहाँ पे ये लोग कैमल के ऊपर बैठ के आगे आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इनिशियली तो ये लोग कैमल के साथ एकदम पहुंच जाते हैं एक माउंटेन के पास जो कि डिवाइड कर रहा होता है पूरे एरिया को। तो ये लोग बोलते हैं अब हम आगे कैसे जाएंगे, ऐसा बोल के लोग सोचते थे कि तभी वहाँ पे इनका कैमल भाग जाता है। तो ये बोलते हैं कि अभी हम लोग मॉन्स्टर्स वाले एरिया में घुसने के लिए पहुंच चुके हैं, तो इस जगह पे नॉर्मल एनिमल्स या कैमल्स नहीं आएंगे, इसके आगे हमें अपने दम पे जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। फिर उसके बाद हमारे सारे हीरोज ये रेत वाले जगह पे अकेले चल चल के जा रहे होते हैं और हमारे ब्लू डॉगी के ऊपर बैठे होते हैं शिंगा शिंगा और ये छोटी बच्ची लिंग लिंग। ये लोग ऐसे ही जा रहे होते हैं कि तभी हमारा ब्रो बोलता है कि रुक जाओ कुछ तो खतरनाक चीज हो रही है। और तभी इनके सामने एक फायर वाला टाइगर आ जाता है। तो इसको देख के लोग बोलते हैं कि ओके तो अभी यहाँ पे प्रॉपर दुश्मन आने वाले हैं, तो हमें रेडी होके इनको खत्म करना पड़ेगा। और ये जो फायर वाला टाइगर होता है ये होता है कमांडर लेवल का क्रीचर। तो इसको देख के बाकी लोग थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन हमारा पंखा बोलता है कि मेरे लिए तो एक आम बात है ऐसे लोगों को हराने के लिए। लेकिन उतने में ही हमारा ब्रो फटाफट भाग के जाता है और टाइगर के ऊपर हमला करता है। वो उसका विंड मैजिक और अर्थ मैजिक एक साथ यूज करता है और वो एक सैंड का टॉर्नेडो बना के उड़ने लगता है और उसके बीच में एक गड्ढा बन जाता है। तो ये टाइगर गड्ढे में गिर जाता है और ब्रो बोलता है अब तेरा काम खत्म। फिर हमारी कजन एक सैंड का वॉल बनाती है और उससे इस टाइगर को रोक देती है, लेकिन ये टाइगर वो सैंड के वॉल के ऊपर चढ़ के ऊपर आ जाता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि अब हम क्या करें, ऐसा बोल के वो टाइगर जंप मारता है हमारे ब्रो के ऊपर, लेकिन तभी हमारा हैंडसम बॉय अपना एक शील्ड क्रिएट करता है और ब्रो को बचा लेता है। फिर मोफैन जाके अपना 9 पैलेस वाला अटैक मारता है और ये टाइगर बच के भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमारी ये कजन अपने अटैक से उसको रोकने लगती है और मोफैन भी उसके ऊपर फायर वाले अटैक मारता रहता है। उतने में वो टाइगर वापस से उसी गड्ढे में गिरता है, तो मोफैन अपना शैडो मैजिक यूज करके इस टाइगर को वहीं पे खत्म कर देता है। इसके बाद इस टाइगर में से उसकी स्पिरिट बाहर निकलती है और मोफैन का लॉकेट उस स्पिरिट को खा लेता है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि अभी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और तभी ही मोफैन बोलता है कि अरे ये तो लेवल 7 का जनरल क्रीचर था और मैं इन लोग को तो बड़े आसानी से हरा सकता हूँ। ऐसा बोल के ये लोग आगे निकलने की बात करते हैं। तभी हमें दिखाते हैं ये लोग एक और माउंटेन के ऊपर बैठे रहते हैं और इनको जाना होता है उस माउंटेन के नीचे। तो ये लोग सोचते हैं कि अब हम यहाँ से नीचे कैसे जाएं। तभी ब्रो बोलता है कि मैंने सुना था कि ये एरिया में बहुत सारे सैंड वॉरियर्स होते हैं, लेकिन मुझे कोई दिख नहीं रहा। तो हमारी छोटी बच्ची ब्रो के हाथ में एक मीट वाला चीज दे देती है और बोलती है ब्रो तुम इसको वहां पे फेंक के देखो। तो ब्रो बोलता है अरे इसको फेंकना क्यों है, हम इसे हम खुद खा लेते हैं। तो हमारी छोटी बच्ची बोलती है भाई तू फेंक ना। तो ब्रो जैसे ही उसको सैंड में फेंकता है तो उसको दिखता है कि सैंड में से निकलते हैं बहुत सारे पावर रेंजर्स जैसे वॉरियर्स और इन सब के पास स्वॉर्ड होता है और ये लोग फटाफट बाहर आते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं उस मीट के ऊपर। तो ब्रो बोलता है कि ओके तो अगर इसके जगह पे हमने यहाँ पे अपना पैर रखा होता तो ये लोग हम लोग को खत्म कर देते। अच्छा है कि हम लोग पहले ही रुक गए। फिर ये लोग रात में डिसाइड करते हैं ये लोग यहाँ पे कैंपिंग करने, क्योंकि रात की टाइम हो चुकी है। तो ये लोग रात में मस्त बैठ के कैंपिंग करते हैं और यहाँ पे मस्त रात भर के लोग बातें करते हैं, सोचते हैं कि इनको नेक्स्ट मूव क्या करना चाहिए। तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और हंटर्स का ग्रुप होता है जो इसी सैंड वाले एरिया में भाग रहा होता है और इनके पीछे पड़े होते हैं बहुत सारे टाइगर्स। तो हमारा मोफैन इस ग्रुप में एक लड़की होती है उसके ऊपर
उसकी नजर जाती है, मतलब ये बंदा तो डेफिनेटली ठरकी है। फिर ये हंटर लोग के ग्रुप को टाइगर लोग हर जगह से घेर लेते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि अब हम क्या करें। उतने में ही वहां पे आ जाते हैं हमारे पावर रेंजर्स और ये लोग धड़ाधड़ इनको मारना शुरू करते हैं और ये सारे के सारे पावर रेंजर्स एक सिंगल अटैक में मल्टीपल हंटर्स को मार देते हैं। ये सब ये लोग देखते हैं और बोलते हैं कि अभी हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया तो ये पावर रेंजर्स हमें भी खत्म कर देंगे और हम ऐसा नहीं चाहते। फिर तभी शिंगा शिंगा बोलती है कि अगर हमें इस एरिया को क्रॉस करना है तो मुझे मेरा साइकिक वाला एबिलिटी यूज करना पड़ेगा और उसके साथ मैं इन लोग को काम करूंगी, लेकिन तुम लोग को बिल्कुल भी मैजिक अटैक यूज नहीं करना है। ये लोग असल में क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने टेरिटरी को गार्ड कर रहे हैं। अगर हम लोग इनके एरिया में घुसेंगे तो ये लोग हमारे ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर हम लोग शांति से इनके एरिया में निकलेंगे तो ये लोग हम लोग को छोड़ सकते हैं। ऐसा ये लोग बात करते हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कौन जाएगा पहले और बेट बनेगा। तो सबसे पहले हमारा हैंडसम बॉय बोलता है कि ब्रो तुम सबसे फास्ट हो, तुम जाओ, लेकिन एंड में ये लोग डिसाइड करते हैं कि हैंडसम बॉय आगे बढ़ेगा। तो हैंडसम बॉय जैसे तैसे मेहनत करके आगे बढ़ता है, वो 2-3 कदम अंदर रखता है और तभी सारे के सारे पावर रेंजर्स वहां पे आ जाते हैं हैंडसम बॉय के ऊपर अटैक करने के लिए। तो पहले तो सारे के सारे पावर रेंजर्स का जो हेलमेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, मतलब वो लोग शांत रहते हैं, लेकिन हैंडसम बॉय इनको देख के थोड़ा डर जाता है तो वो अपना मैजिक एबिलिटी यूज करता है और यही उसकी गलती होती है, क्योंकि जैसे वो उसका मैजिक पावर यूज करता है वैसे ही सारे के सारे पावर रेंजर्स का हेलमेट ग्रीन से रेड हो जाता है। तो ये देख के शिंगा शिंगा बोलती है कि नहीं, तुम्हें तुम्हारा मैजिक नहीं यूज करना है। ऐसा बोल के शिंगा शिंगा अपना साइकिक प्रेयर्स यूज करती है और उससे ही सारे के सारे पावर रेंजर्स काम हो जाते हैं और वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये सब लोग ऐसे ही शिंगा शिंगा के पावर वाले एबिलिटी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और बोलते हैं कि हम लोग ऐसे ही शिंगा शिंगा की मदद से ये पूरे के पूरे सैंड वाले एरिया को क्रॉस कर लेंगे। फिर तभी ही ब्रो बोलता है कि तुम्हें पता है ये जो एरिया है इसका नाम व्हाइट सैंड एरिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सैंड है ना वो बहुत हैवी होता है, इसी वजह से यहाँ का सैंड हवा में उड़ नहीं सकता है। और यहाँ पे जो भी ये व्हाइट सैंड जैसा हमें दिख रहा है ना, ये असल में सैंड नहीं है, ये यहाँ के लोगों की हड्डियां हैं जिसके ढांचे बच गए हैं और उसी के ऊपर से व्हाइट सैंड उड़ रहा है। तो ये सुन के हमारी जो शिंगा शिंगा होती है उसका कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है और इसी वजह से यहाँ पे तुरंत अगले ही सेकंड में बहुत सारे पावर रेंजर्स आ जाते हैं और फिर ये सारे के सारे पावर रेंजर्स हमारे हीरोज को घेर के रख लेते हैं। तभी शिंगा शिंगा बोलती है कि मैं क्या करूं, इतने कम सेकंड्स में इतने सारे डीमन सोल्जर्स यहाँ पे आ गए हैं तो हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी हमारे हीरोज रेडी होते हैं शिंगा शिंगा को गार्ड करने के लिए और शिंगा शिंगा अपनी साइकिक वाली एबिलिटी यूज करती है इन सबको शांत करने के लिए। तो एक एक करके सारे के सारे पावर रेंजर्स शांत हो रहे होते हैं, लेकिन तभी कजन पता नहीं क्यों एक अपना मैजिक वाला पावर एक्टिवेट करती है। तो उसकी वजह से सारे के सारे सोल्जर्स वापस से रेड कलर के हेलमेट में आ जाते हैं और वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी मोफैन उनको रोक लेता है। वेल उसी वक्त हमारी शिंगा शिंगा अपनी पूरी एबिलिटी एक साथ यूज करती है और सारे के सारे पावर रेंजर्स वापस से शांत हो जाते हैं और ये लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं। तो मोफैन बोलता है क्या शिंगा शिंगा तुम ठीक हो? तो शिंगा शिंगा बोलती है कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मेरी बहुत सारी माना यहाँ पे यूज हो रही है तो मुझे कुछ न कुछ तो करके फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा हम सब। फिर ऐसे ही लोग पूरा रात भर चलते रहते हैं और शाम के टाइम में जैसे ये लोग पहुंचते हैं तो ये लोग आधा रास्ता क्रॉस कर चुके होते हैं। तभी शिंगा शिंगा बोलती है कि मेरी जो ये ताकत है ये मैक्स टू मैक्स 2 किलोमीटर और तक चलेगी और हमें अभी 4 किलोमीटर और क्रॉस करना है। तो अभी हम क्या करें, हम लोग पीछे भी नहीं जा सकते और हम आगे भी नहीं पहुंच सकते हैं, हम यहाँ पे बीच में फंस चुके हैं। फिर तभी ये लोग यहाँ पे मल्टीपल प्लान्स बनाते हैं कि हमारा जो ब्रो है वो फटाफट आगे भाग के निकलेगा, इन सबको अपने पीछे पड़वा देगा वो, ताकि बाकी सब लोग हमारे हीरोज वहां से भाग भाग के निकले और ब्रो के पीछे सारे के सारे पावर रेंजर्स पड़ जाएंगे, क्योंकि ब्रो सबसे फास्ट है। फिर ब्रो उन सबको चकमा देके पहुंच जाएगा। लेकिन हमारा मोफैन बोलता है कि नहीं नहीं ये बहुत रिस्की है, हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। तभी हमारी ये छोटी लड़की बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है। तो वो बोलती है कि हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग सारे के सारे जो ये एनिमीज है इन सब पावर रेंजर्स को हम लोग 3-3 पॉइंट में डिवाइड कर देंगे। हम करेंगे कि एक ऐसा बंदा होगा जो सबसे फास्ट है और सबसे तेज निकल सकता है, वो आधे ग्रुप को लेके जाएगा किसी कोने में पावर रेंजर्स के। मीनवेल एक बंदा जिसके पास डिफेंसिव एबिलिटी है वो एक कोने में खड़ा रहेगा और वो अपने पास सारे के सारे पावर रेंजर्स को खींच के रखेगा, और एक बंदा जिसके पास स्ट्रेंथ बहुत है वो सारे के सारे बचे हुए पावर रेंजर्स के ऊपर हमला करेगा और ऐसे ही हम लोग इनको छोटे छोटे ग्रुप में हरा के भाग जाएंगे। मीनवाइल मैं और शिंगा शिंगा यहाँ पे इस डॉगी के साथ बैठे रहेंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ ये वाला आइडिया बहुत अच्छा है, हम लोग इस आइडिया को यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये लोग ऐसे ही प्लान लगाते हैं और सब लोग रेडी होते हैं उनके प्लान को यूज करने के लिए। तो हमें दिखाते हैं कि 4 हीरोज हमारे अपने अपने जगह पे भागते हैं। मोफैन एक साइड जाता है, ब्रो एक साइड जाता है और हमारा हैंडसम बॉय एक साइड जाता है और हमारी कजन हमारे डॉगी के ऊपर बैठ के एक साइड पे जाती है। तो बीच में शिंगा शिंगा और लिंग लिंग बैठे होते हैं और यहाँ पे शिंगा शिंगा अपनी एबिलिटी यूज कर रही होती है। फिर उसके बाद सब लोग अपने आप को रेडी अप करते हैं और ऐसे ही रात का टाइम होता है। फिर शिंगा शिंगा अपनी एबिलिटी को बंद करती है और तभी सारे के सारे पावर रेंजर्स वापस से समन हो जाते हैं और इस वक्त वो लोग एक अल्टीमेट रूप में होते हैं। ये लोग इनके इवॉल्व फॉर्म में होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पावर रेंजर्स है ना ये लोग शायद से डीमंस नहीं है, ये लोग पोकेमॉन है। फिर तभी हमें मालूम पड़ता है कि हमारे हैंडसम बॉय के ऊपर मल्टीपल बड़े बड़े पावर रेंजर्स हमला करने आते हैं। तो हैंडसम बॉय अपना वाटर का एक केज बनाता है खुद के ऊपर और बोलता है कि मैं इस केज के अंदर तो सेफ हूँ, लेकिन ये पावर रेंजर्स वो केज को अगले ही सेकंड तोड़ देते। तो हैंडसम बॉय टॉर्च करके निकलता है और उसके बाद वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। तभी वो अपना लाइट मैजिक का एकदम इंपीरियल केज बनाता है और वो केज बहुत पावरफुल होता है, लेकिन उसके ऊपर मल्टीपल लोग हमला कर रहे होते। तो हैंडसम बॉय थोड़ा टेंशन में होता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि दूसरे साइड पे हमारा ब्रो इन सारे के सारे पावर रेंजर्स के बीच में से मस्त स्लाइड करके निकल रहा होता है, क्योंकि वो इतना फास्ट होता है कि सारे के सारे पावर रेंजर्स उसको नहीं पकड़ पाते हैं और ब्रो तो मजे कर रहा होता है। मीनवाइल हमारा पंखा इन सारे के सारे पावर रेंजर्स के ऊपर अपना लाइटनिंग मैजिक और मल्टीपल मैजिक मार रहा होता है और उसका लॉकेट फटाफट इन सबकी आत्मा को खा रहा होता है। और तभी उसने इतनी आत्मा कलेक्ट
कर ली होती है कि वो एकदम फटाक से स्पिरिट में उनको कन्वर्ट कर पा रहा होता है। तो मोफैन बोलता है कि अरे अगर मैं इतना फटाफट यहाँ पे स्पिरिट्स बना पा रहा हूँ तो मुझे इधर मल्टीपल लोग को हार्वेस्ट करना चाहिए ताकि मैं बहुत सारे स्पिरिट बना सकूं, और मुझे सिर्फ 2 और स्पिरिट चाहिए और मेरा जो ये लाइटनिंग वाला एबिलिटी है इसको भी मैं अगले लेवल पे लेके जा सकता हूँ। फिर उसके बाद मोफैन अपना शैडो मैजिक यूज करता है और वो जमीन के अंदर घुस जाता है और वो ऐसे ही वहां से निकल लेता है। तो सारे के सारे बंदे मोफैन के ऊपर हमला करना वापस स्टार्ट करे तो मोफैन उनको ल्यूर करता है और वापस से अपने लाइटनिंग वाले एरिया में घुस जाता है और बैठ के वहां पे वो मेडिटेशन करता रहता है। तो ये सारे के सारे पावर रेंजर जमीन पे हमला करते रहते हैं और उसमें से एक बंदा मोफैन को उसके शैडो फॉर्म में मार देता है और मोफैन के पीठ पे चोट लग जाती है। लेकिन फिर मोफैन अपने शैडो को मल्टीपल फॉर्म से डिवाइड करता है और सारे साइड में भेज देता है। तो सारे के सारे पावर रेंजर्स उसके पीछे भागने लगते हैं। फिर वो एक कोने में से निकल के अपना फायर मैजिक यूज करता है और इन सबको अटैक करके खत्म कर देता है और ऐसी वो उन सबकी आत्मा भी खा लेता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारी कजन बीच में खड़ी होती है और उसके पास बहुत सारे पावर रेंजर्स आ रहे होते हैं और इन सब पावर रेंजर्स को मार रहा होता है हमारा ब्लू पैंथर सोनिक द डॉगी बॉय, और हमारी ये कजन अपना अर्थ मैजिक यूज करके इन सबको गिरा रही होती है। तो तभी मोफैन भाग के चाहता है इसकी मदद करने के लिए। तो शिंगा बोलती है कि मोफैन तुम 2 मिनट रुको। ऐसा बोल के वो हमारे पंखे को एक स्पिरिट वाली बटरफ्लाई देती है जो कि उसके कटे हुए बैक को हील करती है और हमारी शिंगा बोलती है कि जो बटरफ्लाई है ना ये एक हीलिंग स्पिरिट है, ये तुम्हारे साथ तब तक रहेगी जब तक तुम अच्छे से हील नहीं होते हो, और एक बार तुम हील हो जाओगे तो ये स्पिरिट वहां से गायब हो जाएगी। तो इसके होते हुए तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद मोफैन भाग के जाता है हमारी कजन के पास। तो वो देखता है कि उसके सामने कम से कम हजारों पावर रेंजर्स होते हैं और ये सब इतने खतरनाक दिखते हैं कि मोफैन बोलता है अब मैं क्या करूं, मैं इन सबको नहीं रोक सकता हूं ऐसे ही। तब तक उसको कॉल पे हमारा हैंडसम बॉय बोलता है कि भाई जल्दी मेरे पास आ, मुझे लगता नहीं कि मैं बच सकता हूं, ये लोग मुझे खत्म कर देंगे। तभी लेकिन हमारा ब्रो अपना दिमाग लगाता है। उसने जिन पावर रेंजर्स को अपने पीछे लगा के रखा होता है वो उन सबको फटाफट भाग के लेके आता है और यहाँ पे खड़े हुए इन सारे के सारे पावर रेंजर्स में भिड़ा देता है और सब पावर रेंजर्स एक दूसरे में ठुक के खत्म होने लगते हैं। मतलब यहाँ पे तो ब्रो ने मस्त दिमाग लगाया। फिर उसके बाद हमारा मोफैन अपना थंडरबोल्ट वाला एबिलिटी यूज करता है और मल्टीपल पावर रेंजर्स के ऊपर हमला करता है। मीनवाइल ब्रो भी रॉक बैरियर बना के उन लोग को केज में बंद कर देता है। फिर इतने में ये लोग फटाक से पहुंच जाते हैं हमारे हैंडसम बॉय के पास और हैंडसम बॉय यही मौका देख के यहाँ पे अपना वाटर वाला अटैक मारता है और मोफैन और तो ब्रो के साथ वहां से भागने लगता है। उतने में हमें दिखाते हैं कि जो यहाँ का सबसे बड़ा माउंटेन होता है उसके ऊपर एक ट्री होता है, उसके अंदर एक लेडी बैठी हुई होती है जो कि वहां से ये सब देख रही होती है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे तीनों के तीनों हीरोज हर तरफ से पावर रेंजर से घिरे हुए होते हैं और यहाँ पे तो ये लोग बहुत बुरा फंसे हुए होते हैं कि ये लोग कैसे बचेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे सारे पावर रेंजर्स बढ़ के इनकी तरफ आते हैं और हमारा मोफैन अपना शैडो वाला एबिलिटी एक्टिवेट करता है और तभी मोफैन बोलता है कि ब्रो तू फटाक से इसमें से आधे लोग को भाग के यहाँ से लेके जा, मीनवाइल मैं और हैंडसम बॉय यहाँ पे बैठ के इनके ऊपर अटैक करेंगे। तो हैंडसम बॉय वहाँ पे अपना शील्ड क्रिएट करता है और मोफैन उसी के अंदर खड़ा रहता है और बोलता है कि अब मैं इनको खत्म करूंगा। ऐसा बोल के वो अपना फायर फिस्ट वाला अटैक जमीन पे मारता है और सारे के सारे पावर रेंजर्स जलने लगते हैं और तभी हमारा ब्रो अपना लाइटनिंग स्वॉर्ड बनाता है लाइट का और उसके साथ ही साथ वो पावर रेंजर्स के ऊपर हमला करने लगता है और उनको काटने लगता है। यहाँ पे हमारा हैंडसम बॉय एक खतरनाक अटैक करता है, वो एक लाइट का स्लैश मारता है जिससे मल्टीपल पावर रेंजर्स खत्म हो जाते हैं। मीनवाइल हमारी सारी की सारी लड़कियां हमारे डॉगी के साथ बैठी होती है और बोलती है अरे ये बंदे लोग तो बहुत मस्त काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चिल करेंगे, चलो हम चाय पीते हैं, मतलब तुम लोग कुछ तो कंट्रीब्यूट करो। उसके बाद तो भाई मोफैन के लॉकेट के अंदर कम से कम 100-150 स्पिरिट्स तो आ ही जाते हैं एक साथ और मोफैन तो भाई मस्त कल्टीवेट करता है इन सबको। तभी हमारा ब्रो बाकी के बचे हुए पावर रेंजर्स को खींच के इनके पास लेके आता है और वो उसका रॉक बैरियर यूज करके इन सबको एक सेल के अंदर बंद कर देता है। फिर मोफैन अपने फायर वाले पंच को मारता है जमीन पे और यहाँ पे 9 पैलेस वाला अटैक यूज करके इस सेल के अंदर सारे के सारे पावर रेंजर्स को खत्म करता है और इसी के साथ इन लोगों ने सब पावर रेंजर्स को मार दिया होता है। फिर लोग रात में मस्त इसी सैंड वाले एरिया में कैंपिंग करते हैं, खाना खा रहे होते हैं और मोफैन लेट के सोच रहा होता है कि भाई आज तो मैंने बहुत सारे सोल्स कल्टीवेट कर लिए हैं और तभी उसका लॉकेट चमकने लगता है। तो मोफैन बोलता है अरे ये क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि उसके लॉकेट ने 3 और स्पिरिट्स बना दिए होते हैं जो कि बहुत अमेजिंग बात होती है मोफैन के लिए। तो वो बोलता है कि मैंने आज एक दिन के अंदर 5 स्पिरिट को अर्न कर लिया है, जो मेरे को पहले लेने में कम से कम 2 से 3 महीना लगता था, वो काम मैंने आज एक दिन के अंदर कर लिया है। मुझे डेफिनेटली इस जगह पे बार बार आना पड़ेगा और यहाँ पे सोल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। अब वो बोलता है कि अब मैं मेरे फायर एबिलिटी को और बाकी सारे के सारे एबिलिटी को लेवल 4 पे लेके जा सकता हूँ, जो कि बहुत अमेजिंग है। फिर ऐसे ही अगले दिन सुबह में ये लोग सब लोग उठते हैं और अपने सामान को एक साथ रखते हैं और निकलते हैं अपने जर्नी पे। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हर एक चीज सूखी सूखी होती है। यहाँ पे सैंड नहीं होता, यहाँ पे लैंड होता है जो कि सूख चुका होता है। तो तभी हमारी ये लिंग छोटी लड़की इन लोग को एक अजीब सा डिवाइस देती है और बोलती है कि हम लोग हमारे प्रॉपर जगह पे पहुंच चुके हैं, अब तुम लोग क्या करो, तुम लोग जाके डिवाइस को यहाँ पे हाई माना वाले एरिया में रख दो ताकि यहाँ पे जाके ये डिवाइस वहां से माना खींच सके। तो जैसे ही माना खींचेगा वैसे यहाँ पे चांसेस है कि फायर फेरी यहाँ पे आ सकती है, लेकिन ये वाले डिवाइस की वजह से यहाँ पे बहुत सारे क्रीचर्स भी आ सकते हो, तुम लोग ध्यान देते ना। ऐसा बोल के ये इन लोग को डिवाइस दे देती है। तो हमारे हीरोज निकल लेते हैं इस जगह पे मल्टीपल जगह पे वो डिवाइस को रखने के लिए। फिर उसके बाद लिंग सारी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही होती है, तभी वो देखती है कि बहुत बड़ी आग लग जाती है एक जगह पे और ये जो फायर होता है ये फायर असल में इन लोग की तरफ आ रहा होता है। तो ये लोग इस फायर से बच के भाग रहे होते
होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि इनके पीछे बहुत सारे क्रीचर्स भी लगे हुए होते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि अब हम क्या करें, हमें कैसे भी करके यहाँ से भाग के निकलना पड़ेगा। तो ये लोग ऐसे ही भागते रहते और इनके पीछे बहुत सारे राइनोस लगे होते हैं। ये लोग ऐसे ही दौड़ के निकलते रहते हैं लेकिन ये राइनोस इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो तभी ही हमारी शिंगा अपना साइकिक वाला एबिलिटी यूज करती है और सारे के सारे पावर रेंजर्स को फिर से समन करती है। तो ये सब पावर रेंजर्स लड़ते हैं इन सब राइनोस के साथ और इनकी फाइट यहाँ पे चलती रहती है। यहाँ पे बहुत सारे पावर रेंजर्स खत्म होते हैं, बहुत सारे राइनोस खत्म होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आग आ जाता है और वो इन सबको खत्म कर देता है। मीनवाइल ये लोग पहुंच जाते हैं एक ऐसे जगह पे जहाँ पे ये लोगों ने कभी नहीं देखा होता है। तभी हम लोग को दिखाते हैं अगले सीन में कि एक सिटी के अंदर इन लोग को रिपोर्ट मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारा चीजें ऐसा हो रहा है कि इन लोग को लग रहा है कि कुछ हंटर्स यहाँ पे जाके ट्रेजर को फार्म कर रहे हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि हमें कैसे भी करके वो ट्रेजर को बचाना पड़ेगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज यहाँ पे वापस आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे राइनोस की बॉडी पड़ी होती है और बहुत सारे पावर रेंजर्स की बॉडी पड़ी होती है। तो तभी हमारी ये जो कजन होती है वो इन लोग को नॉलेज देती है कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे पहले बैप्टिज्म होता था, यहाँ पे बहुत सारा ट्रेजर दबा हुआ था। तो सारे के सारे हंटर्स लोग यहाँ पे आके वो ट्रेजर को चोरी करके यहाँ से निकल लेते थे। तो ये लोग बोलते तुम्हें तो बहुत कुछ पता है यहाँ पे। तो वो बोलते कि हाँ, मैंने मेरा होमवर्क करके रखा था इसीलिए मुझे पता है। तो ये लोग बोलते अच्छा ठीक है, ऐसा बोल के लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये लोग देखते हैं कि ये पूरी एरिया जल चुकी होती है। तो हमारी ये लिंगलिंग बोलती है कि अभी हम लोग वापस तो नहीं जा सकते हैं। तो मोफन बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर तभी हमारी ये कजन बोलते हैं कि जो अभी फायर वाला कैलेमिटी हुआ था वो एक साल में 2 बार नहीं होता है, ये सिर्फ एक ही बार होता है और ये अभी एक बार हो चुका, मतलब वापस से नहीं होने वाला। तो तुम लोग टेंशन मत लो। तो वापस से मोफन बोलते हैं तुम्हें बहुत आइडिया है ये चीज के बारे में। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बंदी है ना कजन, ये हम लोग को धोखा देने वाली है। मुझे ऐसा हल्का डाउट गिर रहा है इसके ऊपर। फिर उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते रहते और तभी इन लोग को जगह जगह पे सोने के टुकड़े मिलते हैं। तो ये लोग बोलते हैं अरे भाई यहाँ पे तो बहुत सारा सोना है, हम तो अमीर हो गए, ऐसा बोलते हैं लोग। और तभी ब्रो फटाफट भाग के सोना कलेक्ट करता है। तो हमारी छोटी बच्ची बोलती है तुम लोग ये छोटे मोटे सोने के टुकड़े छोड़ो, हमें आगे बढ़ना है, आगे रियल ट्रेजर है। फिर ये लोग वापस से वो मल्टीपल डिवाइस रखते हैं जमीन पे, तो इनको सिग्नल मिलता है। तो ये लोग देखते हैं कि एक गड्ढे के अंदर बहुत बड़ा सा सोल वाला स्पिरिट होता है। तो मोफन जाता है अंदर और वो सोल स्पिरिट को कलेक्ट कर लेता है और बोलता है चलो हमें एक तो सोल स्पिरिट मिल गया यहाँ पे। ऐसा बोल के वो लोग आगे निकलते हैं और ये लोग बहुत खुश होते हैं कि इनके पास वो सोल स्पिरिट आ गया और ये लोग उसी के ऊपर बातें करते रहते हैं। फिर तभी हमारी ये कजन बोलती है कि ये जो सोल स्पिरिट है ये बहुत अमेजिंग है, यहाँ पे ये सोल स्पिरिट आना ऐसे कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो हमारे हीरोज बोलते हैं तुझे सच में बहुत कुछ पता है, तू हमें बता कि तू यहाँ पे तेरे को क्या क्या पता है। तो ये बोलती है अच्छा ठीक है। उसके बाद ये हमको इसकी स्टोरी बताती है। बोलती है कि इसकी एक रिलेटिव है जो असल में यहाँ पे पहले आई थी और उसकी पूरी की पूरी बॉडी जल चुकी है टॉप से लेके बॉटम तक। तो वो अपने बॉडी को हमेशा कवर्ड रखती है। वो बोलती है कि जो रिलेटिव है ये असल में मेरी मॉम है और मुझे मेरी मॉम के लिए यहाँ पे आना पड़ा। असल में वो यहाँ पे 12 साल पहले मेरे डैड के साथ आई थी और यहाँ पे वो लोग ऐसे ही घूम रहे थे। तो तभी वो लोग यहाँ पे इसी फायर वाले कैलेमिटी में अटक गए थे और उसमें मेरे फादर के ऊपर हमला हुआ था। तो मेरी मॉम ने मेरे फादर को बचाया उनके विंड मैजिक से और वो खुद इस फायर में जल गई। तभी उनके सामने एक फायर फेरी आई थी और उन्होंने आके उनको एक फ्रूट दिया, जो फ्रूट खाने के बाद उनकी बॉडी अंदर से तो ठीक होगी लेकिन बाहर से एकदम से डिस्ट्रॉयड थी। तभी कुछ टाइम बाद यहाँ पे कुछ हंटर्स आए और उन्होंने मेरी मॉम को देखा। तो वो लोग मेरी मॉम को वापस से घर पे लेके आए। फिर उतने में मेरी मॉम जब भी घर पे पहुंची तो उन्होंने ये देखा कि मेरे डैड असल में किसी और लड़की के साथ अफेयर कर रहे थे और इसीलिए मेरी मॉम हमेशा उदास रहती थी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मॉम वापस से ठीक हो जाए। और मेरी मॉम ने मुझे कहा कि यहाँ पे असल में फायर टर्बुलेशन फ्रूट है, जो फ्रूट उन्होंने पहले खाया था। अगर वो फ्रूट वो वापस से खा लेंगी तो उनके सारे के सारे जली हुई बॉडी वापस से ठीक हो जाएगी। तो मैं वही चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आके वो फायर फेरी से मिलूं और वो फ्रूट ले लूं और मेरी मॉम को देते। तो मेरा बस यही सपना है। तो मोफन और बाकी लोग बोलते हैं अगर तुम्हें ये करना तो हम तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। फिर मोफन बोलता है कि अच्छा मुझे बताओ कि वो फ्रूट कहाँ पे है। तो वो बोलती है वो जो फ्रूट है ना वो बड़े वाले पहाड़ के एकदम नॉर्थ पॉइंट पे एकदम टॉप पे है, हमें वहां जाके वो फ्रूट को लेके आना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज ये बड़े वाले माउंटेन के पास पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि माउंटेन के ऊपर हम कैसे पहुंचेंगे, तुमने बोला था कि वो फ्रूट तो माउंटेन के ऊपर होता है, तो हम उसे कैसे लेंगे। तभी हमारी कजन बोलती है कि उसकी मॉम ने उससे कहा था कि ये माउंटेन के अंदर बीच में एक गैप है जिसके थ्रू ये लोग निकल के ऊपर तक पहुंच सकते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये माउंटेन के पास एक केव होता है और हमारे हीरोज वो केव के अंदर जा रहे होते हैं। तभी जैसे वो लोग केव में घुसे तो वो लोग देखते हैं कि वहां पे उनको बहुत सारी अजीब सी आवाजें आती है और तो और वहां पे मैग्मा होता है। तो वो लोग बोलते हैं कि हम इस अंधेरे वाले केव में आगे कैसे बढ़ेंगे, ये सब मैग्मा से तो हम बच नहीं सकते हैं। फिर भी वो लोग जैसे तैसे हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन उतने में ये मैग्मा इनका पीछा करने लगता है और इनको जलाने वाला होता है। तो ये लोग फटाक से भागने लगते हैं दूसरे डायरेक्शन में। फिर थोड़ा भागते भागते ये लोग बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम लोग तो ये मैग्मा से बच के निकल नहीं सकते हैं। तो तभी हमारी कजन अपना कान जमीन पे रखती है और बोलती है कि मुझे कुछ तो सुनाई दे रहा है। तो हमारा मोफैन पत्थर निकाल के इन मैग्मा के ऊपर फेंकता है और वो लोग उस पत्थर के ऊपर जंप मार के इस मैग्मा के पूरे लावा को पार कर लेते हैं। फिर ऐसे ही वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते तो उनको मालूम पड़ता है ये सब अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही थी। इनके सामने होता है 2 सर वाला कछुआ और ये एकदम खतरनाक दिखता है। तो ये लोग बोलते हैं कि अभी हम इस मॉन्स्टर से कैसे बच के जाएंगे, ये मॉन्स्टर तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। ये लोग इस टॉपिक पे बात कर ही रहे होते कि तभी वहां पे अचानक से मैग्मा की बाढ़ आ जाती है। तो ये लोग बोलते हैं कि अब हम क्या करें, हम ना इस साइड जा सकते हैं ना उस साइड जा सकते हैं। तभी हमारी ये छोटी बच्ची बोलती है कि इसको एक गली दिख रही है गुफा के अंदर, ये लोग उस गली में जाके वहां पे घुस के अर्थ मैजिक यूज करके उस गुफा को ब्लॉक कर देंगे तो ये लोग बच जाएंगे। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन हम में से किसी एक को यहाँ पे रुक के इन सब कछुओं को रोकना पड़ेगा वरना ये कछुए हमारा पीछा
पीछे करके अंदर घुस जाएंगे। तो मोफैन बोलता है कि तुम लोग आगे निकलो, मैं जाके इसको बचा के आता हूँ। तो ऐसे ही वो सब लोग आगे निकलते हैं, बैरियर ये सब बना के इस सब लावा से बचते बचते, लेकिन हमारा मोफैन पीछे रह जाता है और हमारी कजन इस पूरे गुफा को ब्लॉक कर देती है। और इसी बीच में मोफैन उस साइड अकेला बच जाता है और उसके ऊपर मैग्मा चढ़ जाता है। तो इसके बाद मोफैन के साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। वेल यहाँ पे फिर सब लोग रोने लगते हैं। हमारी शिंगा तो रोने लगती है, बोलती है कि मेरे भाई को तुम लोगों ने ऐसे क्यों छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी इसमें से एक को स्ट्राइक होता है कि अगर मोफैन खत्म हो गया है तो हमारा ये डॉगी क्यों नहीं गायब हुआ। अगर हमारा ब्लू डॉगी यहाँ पे है, इसका ये मतलब है कि मोफैन अभी भी जिंदा है और वो कैसे करके तो भी सर्वाइव कर रहा है। फिर उतने में हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन एक नई जगह पे अपने नींद से उठता है और उसके बॉडी पे हर जगह पट्टी बंधी हुई होती है। तो इसको पट्टी किसने बांध दिया भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। फिर वो बोलता है कि मैं जिंदा कैसे हूँ, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है। ऐसा बोल के वो चल के आगे बढ़ता है। तो वो जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है कि वो असल में उस माउंटेन के टॉप पे रहता है। तो वो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है कि वो यहाँ पे कैसे पहुंचा। और तभी उसके पीछे से एक येलो कलर का लाइट आता है जो कि उसको धक्का मार के बहुत सारे पत्तों के बीच में सुला देता है। उतने में वहां पे एक फायरबॉल आता है जिसमें से एक ब्यूटीफुल फेरी बाहर निकलती है और ये बाहर निकलने के बाद मोफैन के मुंह में एक फ्रूट का जूस डालती है। तो मुझे लग रहा है कि यही लड़की वो लेजेंडरी फायर फेरी है। फिर ये जूस डालने के बाद जब मोफैन की नींद खुलती है तो मोफैन को याद आता है कि कैसे कजन ने उसको बोला था कि जब उसकी मॉम भी ऐसे ही जल गई थी यहाँ पे तो एक फायर फेरी आई थी और उसने उसके मुंह में एक फ्रूट का जूस डाल के रखा था, जिस वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन्स जलने से बच गए थे। तो शायद से ये फायर फेरी ने मुझे बचाया है और ये मुझे भी बचा रही है मेरे इंटरनल ऑर्गन्स के जलने से। तभी वो फायर फेरी मोफैन के सामने साइन लैंग्वेज यूज करती है और उसको बोलती है कि तुम्हें चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम अभी फ्री हो। फिर तभी मोफैन बोलता है कि मैंने सुना था कि आप बहुत ही खतरनाक हो लेकिन आप तो बहुत फ्रेंडली हो, तो ऐसा क्यों है। तो हमारी फायर फेरी बोलती है कि मैं बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हूँ, मैं तो बस एक फायर फेरी हूँ। फिर मोफैन उससे पूछता है क्या आप मेरी सिस्टर के पैर ठीक कर सकती हो। तो वो कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे बोल के वहां से उड़ जाती है। उसके बाद मोफैन रात भर वहां पे लेट के सोच रहा होता है कि उसे अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। तभी वो देखता है कि उसके आसपास बहुत जोर से हवा बहने लगती है और सारे के सारे पत्ते उड़ने लगते हैं। फिर वो देखता है तो उसके सामने होता है 3 सर वाला सांप। और ये जो सांप है ना, इसको देख के मुझे वो मीम याद आ गया जहाँ पे 3 मुंडी वाले सांप रहते हैं, उसमें से 2 मुंडी वाले सांप तो एकदम सीरियस दिखते हैं और एक सांप एकदम गधे जैसा दिखता है। अगर आपने वो मीम देखा होगा तो आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं हो सकेगा तो मैं वो मीम को स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आए। इतने में सांप यहाँ पे मोफैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी यहाँ पे हमारी वो फायर फेरी आ जाती है और इस वक्त वो फायर फेरी के सारे बाल जल रहे होते हैं और वो एकदम गुस्से में होती है। वो यहाँ पे आके चिल्लाती है और मोफैन को बचा देती है और सारे के सारे एनिमल्स यहाँ से भाग जाते हैं, यहाँ तक कि हमारा ये स्नेक भी वहां से निकल लेता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक हंटर्स का ग्रुप भी यहाँ पे एंट्री लिया होता है, जो यहाँ पे आके इस वोल्केनो के पास में से सारा का सारा ट्रेजर चोरी करने की सोच रहा होता है। फिर हमारी फायर फेरी वो स्नेक के ऊपर अपना मैजिक लगाती है और वो स्नेक अपने आप में ही उलझ के एक बॉल बन के निकल जाता है। उसके बाद वो फायर फेरी मोफैन को दिखाती है कि उसके हाथ में वो लेजेंडरी फ्रूट होता है। फिर मोफैन उससे पूछता है क्या मैं ये फ्रूट खा सकता हूँ। तो वो उसको बोलती है नहीं तुम ये फ्रूट नहीं खा सकते, चलो तुम मेरे साथ चलो। फिर मोफैन वो फायर फेरी के साथ चलने लगता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज यहाँ पे इस केव के अंदर बंद रहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा लावा अभी निकल चुका है, तो वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो तभी हमारे हीरोज इस केव को तोड़ के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे से लावा पूरा खत्म हो चुका होता है। फिर वहाँ पे वो लोग मोफैन को ढूंढते हैं लेकिन उनको मोफैन नहीं दिखता है। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारी फेरी मोफैन को एक लेजेंडरी ट्री के पास लेके जाती है, जो कि एकदम से एल्डन रिंग के अर्ड ट्री के जैसा दिखता है। ये मेरा फेवरेट गेम है, मैं इसका भी फोटो हो सके तो आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारी फेरी उड़ के जाती है ये ट्री के पास और वो ट्री के ऊपर वो फ्रूट को लगा देती है, तो वो फ्रूट ट्री के ऊपर उड़ने लगता है। तो मोफैन बोलता है ये सब क्या हो रहा है। मीनवेल हमारे हीरोज उसी केव में से चल के निकल रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर मल्टीपल कछुए वापस से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये लोग इन कछुओं से बच के वहां केव से बाहर निकलते। तो जैसे ही लोग बाहर पहुंचे तो बाहर देखते कि वहां पे एक हंटर्स की गैंग होती है और इनको लीड कर रहा होता है हमारी कजन के फादर। वो इन लोग को देखने के बाद बोलते कि अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। ऐसा बोल के वो उनका पेट्रिफिकेशन वाला स्पेल यूज करते हैं। हमारे हीरोज ये वाले स्पेल को लकीली डॉज कर लेते हैं और ये सारा का सारा स्पेल पीछे लग जाता है उन सब 2 मुंडे वाले कछुओं को और वो सारे के सारे कछुए फ्रीज होके पत्थर बन जाते हैं। उसके बाद हमारा हैंडसम बॉय बोलता है कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कजन बोलती है कि हाँ मुझे भी पता नहीं कि मेरे डैड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हमारा कजन के फादर बोलते कि मैं यहाँ पे इसीलिए आया था क्योंकि मुझे यहाँ से वो मैजिकल फ्रूट चाहिए था और तुम लोग यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो। तो ये लोग बोलते कि असल में हमारा दोस्त मोफैन यहाँ पे अंदर फंस चुका है और वो बहुत खतरे में है, तो हमें उसे बचाना है। तो फिर अंकल बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग मेरे साथ चलो, मेरे पास एक टीम और है। ऐसा बोल के वो एक सीटी बजाते हैं। तो जैसे ही वो सीटी बजाते हैं तभी यहाँ पे हमारी कजन की मॉम आती है घोड़ों के ऊपर बैठ के और बहुत सारे घोड़े भी आते हैं। तो हमारी कजन भाग के जाती है उसकी मॉम के पास और बोलती है मॉम आप कैसी हो, आप यहाँ पे क्यों आ गई। तो उसकी मॉम बोलती है कि बेटा मैं यहाँ पे इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा लास्ट चांस है, अगर मैंने इस वक्त वो फ्रूट नहीं खाया तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। लेकिन मुझे इन सब सीन में ऐसा क्यों लग रहा है कि जो इसकी मॉम है ना ये एक नकली मॉम है और ये शायद से इन लोग को धोखा देने वाली है, क्योंकि ये बुढ़ी एकदम से एक आदमी के जैसे दिख रही थी मुझे यहाँ पे। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता। उसके बाद ये सब लोग आगे निकल लेते हैं। इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे हंटर्स की गैंग भी यहाँ पे आती है और बोलती है कि अरे लगता है कि हम लोग यहाँ पे लेट हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कछुओं की बॉडी पड़ी हुई है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी फेरी वो अर्ड ट्री के ऊपर लेटी हुई होती है और देख रही होती है सब कुछ, और मोफैन भी इसके नीचे बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वो देखता है फेरी को और बोलता है कि वाओ ये फेरी तो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, क्योंकि उस वक्त वो फेरी
पूरे टाइम उसी फ्रूट को देख रही होती है, जैसे कि वो फ्रूट की केयर कर रही होती है। फिर मोफैन उससे पूछता है कि फ्रूट को आप इतना केयर क्यों कर रही हो, इसमें से क्या निकलने वाला है। तो वो फेरी उसको इशारों में बोलती है कि तुम्हें वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, कुछ दिन में ये फ्रूट ब्लूम होगा। तो मोफैन बोलता है अच्छा ठीक है। फिर मोफैन थोड़े बहुत जोक मारता है और ये फेरी को सेट करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद मोफैन को स्ट्राइक होता है कि उसे उसकी बहन शिंगा शिंगा के पास जाना है और उसे बचाना है। तभी वो फेरी को बोलता है कि ठीक है फेरी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे अभी निकलना पड़ेगा। ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारे हंटर्स की गैंग भी कैसे भी करके यहाँ पे पहुंच रही होती है ऊपर। फिर कुछ समय बाद वो लोग ऊपर ट्री के पास पहुंचने लगते हैं और वो लोग माउंटेन के एकदम टॉप पे होते हैं। तभी वो लोग के ऊपर मल्टीपल मॉन्स्टर्स हमला करने लगते हैं और ऐसे ही ये रैंडम गर्ल के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करता है और उसको गायब कर देता है। तो ये बंदा जाके भागता है अपनी टीम के पास और बोलता है कि अरे वो लड़की जो मेरे साथ थी वो गायब हो गई है, अब हम क्या करें। तो यहाँ पे जो इनकी लीडर होती है ब्लू बाल वाली, वो बोलती है कि रुक जाओ, हमें कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा मोफैन भी इसी माउंटेन के ऊपर चल के जा रहा होता है नीचे की तरफ। तभी उसे दिखता है कि किसी के कपड़े फटे हुए होते हैं। तो कपड़ा उठाता है तो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारा खून होता है। वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ तो खतरनाक हुआ है। तो फिर वो सुनता है कि उसके आसपास में कोई ना कोई उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो वो अपने शैडो फॉर्म में जाके ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने से ये पूरे हंटर्स की गैंग बाहर आती है। ये लोग मोफैन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मोफैन बोलता है कि मैं भी तुमसे ये सेम चीज पूछ सकता हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये लोग बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग ये है ऐसा वैसा करके बात करते हो। तभी ये लोग बोलते हैं कि इनके ऊपर 3 सर वाले स्नेक ने हमला किया और उसने इनके बहुत सारे कॉमरेड्स को खत्म कर दिया। तो मोफैन बोलता है कि अच्छा मैं इस स्नेक को जानता हूँ, अगर तुम्हें उससे बचना है तो मेरे साथ चलो। ऐसा बोल के मोफैन इनको लेके चलता है अंदर और वो इनको लेके जाता है उस लेजेंडरी ट्री के पास और बोलता है कि जब तक मैं तुमसे कुछ ना कहूँ तब तक तुम यहाँ पे कोई भी चीज को नहीं छुओगे और चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग वो फ्रूट को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओगे। लेकिन उतने में ही वहां पे हमारी ये फेरी आती है और इस वक्त ये फेरी अपने अल्टीमेट फॉर्म में होती है। वो पूरी जल रही होती है आग में और तो और उसके आसपास से बहुत सारा फ्लेम निकल रहा होता है और वो गुस्से में होती है। वो गुस्से में आके इन लोग के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन वो इनके ऊपर हमला करने से पहले रुक जाती है क्योंकि मोफैन बोलता है कि अरे मैं मोफैन हूँ, तुम क्या कर रही हो। तभी मोफैन का ध्यान गिरता है कि वहां पे वो फायर वाला फ्रूट नहीं होता है और ये फेरी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। तो मोफैन जैसे तैसे करके हमारी फेरी को रोक लेता है, लेकिन फेरी उस वक्त बहुत गुस्से में रहती है और वो मोफैन के पास जाके उसको दिखाती है कि उसके पीठ के ऊपर किसी ने एक आइस का क्रिस्टल मार के रखा है। तो ये देख के मोफैन शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि ये सब कैसे हुआ और तभी वो फेरी एकदम से उदास हो जाती है और वो ऑलमोस्ट रोने वाली होती है कि वो दिखाती है कि देखो मेरा ट्री है वो गायब हो गया। ऐसा बोल के वो बोलती है कि जो ट्री के ऊपर फ्रूट था वो गायब हो गया, ट्री नहीं गायब हुआ है। फिर वो अपना फ्लेम को यूज करती है और रोना स्टार्ट करती है। ये देख के तो मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर वो उसी फ्लेम में अंदर घुस के वहां से निकल लेती है। तभी मोफैन देखता है कि वहां पे उसका डॉगी भी रहता है। तो मोफैन उसको बोलता है कि डॉगी तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ। तो डॉगी अपनी आंखें मोफैन की आंखों में ट्रांसफर करता है और उसको सारा का सारा सीन दिखाना स्टार्ट करता है, लेकिन उसके पहले ही डॉगी सो जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी कजन के जो अंकल होते हैं उन्होंने हमारे सारे के सारे हीरोज को अपने साथ अपने घर में लेके गए होते हैं। तो उनके घर के पास बहुत सारी सिक्योरिटी लगी हुई होती है। तो मोफैन वहां पे जाता है उनके घर के पास और बोलता है कि मुझे भी यहाँ पे बुलाया गया है। तो लोग बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। तभी अंदर से एक आदमी बाहर आता है, वो मोफैन को अंदर लेके जाता है और तो और वो हंटर्स के कैप्टन को भी साथ में रखता है। फिर मोफैन जैसे ही अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पे उसके सारे के सारे दोस्त लोग मस्त मजे कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। मीनवेल वहां पे वो लोग देखते हैं कि वहां पे आइस गैंग के लोग भी बहुत सारे होते हैं और आइस गैंग के लोग मस्त स्विमिंग करके बाहर आते हैं और अपने बॉडी के सारे पानी को वो लोग आइस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये दोनों लोग जाके हमारे हीरो से बात करते हैं और उनके सामने थोड़ा बहुत शाना पानी करते हैं, लेकिन उतने में मोफैन यहाँ पे आ जाता है। तो मोफैन को देख के सब लोग खुशी खुशी उसके पास भाग के जाते हैं और हमारी शिंगा शिंगा रोने लगती है कि उसको मालूम पड़ेगा कि उसका भाई जिंदा है। ऐसे ये लोग बातें करते रहते हैं। यहाँ पे सब लोग खुश रहते हैं और बोलते हैं कि लगता है सब कुछ सही हो रहा है। उतने में हमें दिखाते हैं कि हमारी फायर फेरी यहाँ पे अपने फायर वाले फॉर्म में एक बड़े से फायर बॉल के ऊपर बैठ के आ रही होती है और इस वक्त वो गुस्से में होती है। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि यह जो फायर फेरी का फ्रूट था उसे डेफिनेटली हमारी कजन के फादर ने या मदर ने चोरी किया है और वो अपने फ्रूट को लेने के लिए यहाँ पे आ रही है। लेकिन उन लोगों ने चोरी कैसे किया वो सब मुझे नहीं पता और हमारी फायर फेरी ने उन लोग को अपने ऊपर अटैक भी कैसे करने दिया इसका भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तभी हमें दिखाते हैं ये पूरे के पूरे एरिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सा प्रोटेक्टिव शील्ड लगा होता है। फिर मोफैन को ये लोग पूरी स्टोरी बताते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। ये लोग बोलते हैं कि जब ये लोग इनके गैंग के साथ ऊपर पहुंच गए थे तो ये लोगों ने देखा कि ट्री के ऊपर वो फायर फेरी बैठी हुई थी और ये लोग फायर फेरी को देख के एकदम से शॉक हो गए कि इतनी ब्यूटीफुल फेरी यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वो फेरी थोड़ा गुस्से में आके इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हुई थी, लेकिन हमारी कजन चल के गई उनके पास और वो पता नहीं कैसे वो जैसी फायर फेरी के पास पहुंची तो फायर फेरी एकदम से अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ गई थी। लेकिन उसके बाद फायर फेरी कजन को देख के एकदम से शांत हो गई। तभी हमें मालूम पड़ता है कि कजन को असल में उसकी नकली मॉम ने एक नेकलेस दिया होता है। बोला होता है कि तुम जब ये नेकलेस पहनोगी तो फायर फेरी तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगी और वो तुम्हारे से एकदम अच्छे से बात करेगी। तो तुम ये नेकलेस पहन के फायर फेरी के पास जाना और वहां पे जाके उसको कंट्रोल करना, बाकी तुम मेरे हाथ में छोड़ देना। तो हमारी कजन वही करती है, वो नेकलेस पहन के जाती है इस फायर फेरी के पास और उसके पास खड़ी होती है और फायर फेरी जब कजन को देखती है तो वो एकदम से अपने अटैकिंग फॉर्म को बंद कर देती है और एकदम से खुश होकर उसके पास आ जाती है और वो स्माइल कर रही होती है हमारी कजन को देख के और वो कजन के पास जाती है उसको हक करने के। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से हमारी कजन की नकली मॉम आती है और वो फायर फेरी को उस आइस क्रिस्टल से भोग देती है और इसमें हमारी फायर फेरी एकदम से घायल हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी फायर फेरी पता नहीं क्यों हमारी कजन का हेल्प करने के लिए चाहती रहती है। लेकिन तभी ही फायर फेरी के ऊपर कजन के फादर आके हमला करते हैं और उनको पेट्रीफाई करने लगते हैं। तभी हमारी फायर फेरी पहली बार अपने मुंह से कुछ बोलती है कि प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ
लेकिन तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद तो हमें पता ही है कि क्या लोगों ने वहां से फ्रूट गायब कर लिया था। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो फायर फेरी है ना, यही शायद से हमारी कजन की असली मॉम है और जो ये नकली मॉम बन के बैठी ये कोई और ही है। फिर तभी मोफन बोलता है कि तुम लोग को गलत चीज मालूम पड़ रही है। वो जो फायर फेरी वो बहुत अच्छी है, उसने मेरी जान बचाई थी और उसने तुम्हारी मॉम की भी जान बचाई थी। तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो तुम लोग के ऊपर हमला कर रही थी? तभी हमारी लिंगलिंग बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो जो नेकलेस था वो एकदम मैजिकल था और उसने तुम्हारी हेल्प की? तुमने तो तुम्हारी मॉम की बात पे यकीन कैसे कर लिया? और ऐसा क्यों होगा कि जैसे ही वो फायर फेरी ने तुम्हारे ऊपर वो नेकलेस देखा तो उसने उसका गार्ड डाउन कर लिया और वो तुमसे एकदम मिलने के लिए आ गई थी? ऐसे ही लोग यहाँ पे बातें करते रहते हैं और कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर बातें करते रहते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी फायर फेरी गुस्से में एकदम चल के यहाँ पे आ रही होती है और वो पूरे के पूरे सिटी में जगह जगह पे आग लगा रही होती है अपने गुस्से में। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये फायर फेरी ने हर जगह पे आग लगा दिया होता है, यहाँ तक कि वो बैरियर के ऊपर भी हमला कर रही होती है और हमारे हीरोज ये सब देख के टेंशन में आ गए होते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं कि फायर फेरी एकदम उसके खतरनाक से खतरनाक फॉर्म में होती है और गुस्से में होती है। उसके बाल एकदम से जल रहे होते हैं और उसके आंखों में भी आग लगी होती है और फायर फेरी बैरियर के ऊपर खड़ी होती है। तो ये देख के सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद फायर फेरी एक फायर वाला मुक्का मारती है जिससे वो बैरियर को पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाती है और वो जाके हमारी शिंगा को पकड़ लेती है। शिंगा पता नहीं कैसे खुद ही उड़ के जाने लगती है हमारी फायर फेरी के पास और मोफैन जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन हमारी फायर फेरी मोफैन के अटैक को एक फटका मार के दूर कर देती है। तो मोफैन उसके ऊपर थंडरबोल्ट का मैजिक करने लगता है, लेकिन वो अटैक भी हमारी फायर फेरी दूर कर देती है और मोफैन के ऊपर ही मार देती है। तो अभी मेरे को लगता है कि शायद से फायर फेरी शिंगा के ऊपर अटैक करने वाली है। ये सब देख के मोफैन पता नहीं क्यों अपने स्नेक वाले फॉर्म में घुसने वाला होता है, लेकिन तभी ही हमें दिखाते हैं कि जो हमारी शिंगा होती है वो असल में फायर फेरी के साइकिक मैजिक से कंट्रोल हो रही होती है और फायर फेरी उसके बॉडी के थ्रू हमसे बात कर रही होती है। वो बोलती है कि मैंने सिर्फ इसकी बॉडी को बोरो किया है मेरी बातें बोलने के लिए, मैं तुम लोग में से किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम लोगों ने मुझसे जो चीज ली है मुझे वो तुम लोग वापस से चुपचाप दे दो और मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी कजन के फादर और उसकी नकली मदर होते हैं और उसके साथ ही साथ एक और आइस वाला बुढ़ऊ होता है। वो बोलता है कि मैं इस बंदी को इतना जल्दी यहाँ पे नहीं घुसने दूंगा। ऐसा बोल के वो बोलता है कि अब इसे मैं संभालूंगा। फिर वो वहाँ पे उसकी पूरी गैंग को बुलाता है और उसके गैंग के लोग यहाँ पे आके उनका आइस मैजिक यूज करना स्टार्ट करते हैं और फायर फेरी के आसपास वो लोग आइस के क्रिस्टल लगा देते हैं, लेकिन फायर फेरी इस पे हमला करके इन सबको तोड़ देती है और वो गुस्से में आती है एकदम अंदर घुसने के लिए, लेकिन तभी वो वापस से अटक जाती है और मोफैन इसी चीज का फायदा उठा के अपनी बहन शिंगा के पास जाता है। लेकिन फिर तभी फायर फेरी बोलती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अभी तुम लोग को मेरा जलवा दिखाऊंगी। ऐसा बोल के वो शिंगा को छोड़ देती है और मोफैन शिंगा को पकड़ लेता है। उसके बाद फायर फेरी फुल एकदम फोर्स में आती है और वो बैरियर को तोड़ के अंदर घुस जाती है और यहाँ पे सब लोग बच के भागने लगते हैं और फायर फेरी यहाँ पे एकदम से गॉडेस जैसी दिखती है और वो एकदम गुस्से में चल के आगे बढ़ रही होती है। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे मेरा फ्रूट वापस से दे दो, मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगी। लेकिन ये देख के बाकी जो हमारा आइस वाला बुढ़ऊ होता है वो बोलता है कि मैं इतना आसानी से ये सब नहीं होने दूंगा। ऐसा बोल के वो अपने सारे के सारे चमचों को बोलता है कि तुम लोग अल्टीमेट पनिशमेंट यूज करो। तो उसके चमचे एक साथ बैठ के अल्टीमेट आइस मूव यूज करते हैं और वो सारे के सारे फायर को बुझाने लगते हैं और वो लोग हमारी फायर फेरी को भी कॉर्नर करते हैं। लेकिन हमारी फायर फेरी एक सिंगल अटैक यूज करके मैग्मा की बारिश करवाती है। उसके बाद वो हवा में कूदती है अटैक करने के लिए, लेकिन तभी हमारा बुढ़ऊ भी निकलता है फायर फेरी से लड़ने के लिए और वो अपने आइस वाले चेन को यूज करता है फायर फेरी को लॉक करने के लिए। उसके बाद वो फ्रोजन कॉफिन यूज करता है आइस फेरी के आसपास, लेकिन आइस फेरी अपने अटैक से उसको रोक देती है। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि जो इसके चमचे होते हैं वो लोग इतना सारा आइस मैजिक एक साथ यूज करते हैं कि आइस के स्पाइक्स निकल जाते हैं और वो फायर फेरी को रोकने लगते हैं। लेकिन फायर फेरी अपने फायर वाले हाथ से इन सब चेन को तोड़ के वहां से निकलने वाली होती है और ये बुढ़ऊ मस्त टप्पा खा के नीचे गिरता रहता है। और तभी फायर फेरी अपना फायर किक मार रही होती है बुढ़ऊ के ऊपर, तो बुढ़ऊ उसको शील्ड से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता है और दब जाता है नीचे। उसके बाद फायर फेरी वापस से बोलती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल के वो एक फूक मारती है और हर जगह आग लग जाती है। इसका ये मतलब है कि भाई फायर फेरी तो बहुत ज्यादा ही ओपी है। उसके बाद फायर फेरी चल के जाती है हमारी कजन के फादर के पास, लेकिन तभी सारे के सारे आइस बॉयज अपना आइस वाला मैजिक मार के फायर फेरी को रोक लेते हैं और वो लोग उसको एक बर्फ के क्रिस्टल के अंदर ब्लॉक कर देते हैं। तभी ये जो नकली वाइफ होती है वो बोलती है कि मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो रहा है। उतने में वो फायर फेरी एकदम से दब रही होती है और वो खत्म होने वाली होती है। लेकिन तभी ये बुढ़ऊ उठता है और बोलता है तुम टेंशन मत लो, हम लोग इस फायर फेरी को खत्म कर देंगे। लेकिन वो बोलता है कि अभी एक प्रॉब्लम है कि जब फायर फेरी उसके अंदर बंद हो चुकी है तो वो डार्क फ्लेम यूज करिए, जो कि एक ऐसा फ्लेम होता है वो नॉर्मल फ्लेम से कम हजारों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमें कुछ भी करके उसको रोकना पड़ेगा और हम लोग उसके करीब नहीं जा सकते क्योंकि वो वहाँ पे डार्क फ्लेम को एमिट करे। तो हम क्या करें? हमारा सबसे बेस्ट रास्ता क्या है कि हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा ताकि वो उसका डार्क फ्लेम की एनर्जी खत्म हो जाए, उसके बाद हम उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर सकते हैं। तभी ये नकली मॉम बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि मोफैन शिंगा को लेकर जा रहा होता है अपने दोस्तों के पास, बोलता है कि हमें यहाँ से भाग के निकलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे खत्म हो सकते हैं। तभी शिंगा बोलती है कि नहीं ये बात सच नहीं है। जब वो फायर फेरी मुझे कंट्रोल करे तब मुझे मालूम पड़ेगा कि हम लोगों से किसी ने झूठ बोला है और वो फायर फेरी बिल्कुल भी बेकार नहीं है। मोफैन प्लीज जाओ और फायर फेरी को बचाओ। तो हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज एकदम स्लो मोशन में भाग के निकल रहे होते हैं और तभी ही हमें दिखता है कि हमारी जो कजन होती है वो फायर फेरी के ऊपर एक और आइस क्रिस्टल से हमला करने वाली होती है और यहाँ पे फायर फेरी कजन को देख के एकदम से रो रही होती है। वो एकदम ठंडी हो चुकी होती है और वो रेडी होती है अपने पेट को स्वीकार करने के लिए। तो मोफैन चिल्ला के बोलता है नहीं तुम ऐसा मत करो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे जब ही यहाँ पे हमारी फायर फेरी को ये लोगों ने बर्फ के इस प्रिजन के अंदर बंद किया होता है तो वो अपना डार्क फ्लेम मारती है और वो डार्क फ्लेम हमारी कजन के नकली मॉम के ऊपर लग जाता है और वो उड़ के एक दीवार के पास गिरती है। तो तभी हमारी कजन उसकी नकली मॉम
के पास भाग के जाती है और बोलती है मॉम आप ठीक हो कि नहीं। तो उसकी नकली मॉम बोलती है कि बेटी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम ये आइस का क्रिस्टल लो और इसको लेके जाके वो फायर फेरी के हार्ट में मार के उसे खत्म कर दो। तो वो पहले बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तभी ही उसकी नकली मॉम बोलती है कि तुम ये लॉकेट पहन के जाओ और ये अटैक करो, मेरी बात मानो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगी और हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। तो ये सब सुन के वो जाती है मारने के लिए हमारी फायर फेरी के ऊपर ये आइस का क्रिस्टल, लेकिन तभी ही उसको हमारा मो फैन रोक देता है। तो फिर ये सब देख के हमारी ये नकली मदर अपना हिप्नोटाइज वाला मैजिक यूज करती है मो फैन के ऊपर और उसको रोक देती है, और उसी के साथ ही साथ वो हमारी कजन के ऊपर भी यही अटैक यूज करती है और उसका माइंड कंट्रोल करके उससे ये अटैक करवा देती है। और वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो लग जाता है हमारी फायर फेरी को और उसका हार्ट फट जाता है और वो खत्म होने लगती है। वो चिल्लाती है पेन में और एकदम से हर जगह पे वो डार्क फ्लेम मारने लगती है क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, और इसमें से कुछ कुछ फ्लेम उड़ के जाता है हमारी कजन के पास। लेकिन जैसे ही हमारी कजन अपनी आंखें खोलती तो वो देखती है कि ये फायर फेरी ने वो सबके सब फ्लेम रोक दिए होते हैं और उसने उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाया होता है। तो हमारी कजन सोचती है कि ये सब क्यों हो रहा है, आपने मुझे क्यों बचाया। तभी हमारी कजन के फादर बोलते हैं कि तुम कैसी हो, तुम हमारी बेटी को क्यों मार रही हो। तो ये नकली मॉम बोलती है हमारी बेटी तभी यहाँ पे हमारी ये जो फायर फेरी होती है वो हमारी कजन को देख के स्माइल करने लगती है। तो हमारी कजन सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये नेकलेस वजह से आप मुझे ऐसा कर रही हो। तभी हमारा मो फैन पीछे चिल्ला के बोलते कि नहीं नहीं ये सही बात नहीं है, असल में ये जो फायर फेरी ये तुम्हारी असली मॉम है। तो मैंने आप लोग से कहा था ना कि फायर फेरी ही हमारी कजन की असली मॉम है, मुझे पहले से लग रहा था ऐसा। फिर ये सब सुन के हमारी कजन को यकीन नहीं होता है, वो बोलता है नहीं नहीं मेरी असली मॉम तो वो है वहाँ जो पट्टियों में बंधी हुई है। और तभी हमारी फायर फेरी बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब रहती है। तो फिर शिंगा शिंगा वहाँ पे आती है और बोलती है कि नहीं, जब फायर फेरी ने मुझे कंट्रोल किया था तब मैंने उनकी सारी की सारी पास्ट मेमोरीज देख ली और तभी मुझे मालूम पड़ा कि ये तुम्हारी असली मॉम है और ये पट्टी वाली बंदी तुम्हारी असली मॉम नहीं है। तभी पट्टी वाली बंदी बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी असली मॉम नहीं हूँ, मैं तो असल में एक हंटर थी जो कि वहाँ पे फंस गई थी और यहाँ पे बहुत कम लोग जो मुझे असल में जानते हैं। तो हमारी कजन के फादर एकदम दिमाग पकड़े बोलने लगते हैं ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो ये सब कुछ याद नहीं, ऐसा कैसे हो गया, ये सब कैसे हुआ। तभी हमें शिंगा शिंगा बोलती है कि जब कजन तुम्हारे फादर और मॉम एक साथ गए थे यहाँ पे उस माउंटेन के ऊपर तभी तुम्हारे मॉम के ऊपर हमला हुआ था सब फायर का। तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे फादर को बचा के खुद को वहाँ पे कुर्बान कर दिया था। तो उस वक्त क्या हुआ था ना कि तुम्हारी मॉम की बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। तो ये जो बुढ़ी औरत है इसने तुम्हारी मॉम की बॉडी को कंट्रोल कर लिया और तुम्हारी मॉम की बॉडी असल में उसमें से उनकी आत्मा बाहर निकल गई और वो बाहर निकल के फायर फेरी में कन्वर्ट हो गई और इस बुढ़ी की आत्मा बच गई थी। तो इस बुढ़ी की आत्मा उड़ के गई तुम्हारे मॉम के जले हुए बॉडी के अंदर और वहां जाके बैठ गई। तुम्हारे जो ये मॉम की बॉडी है इसके अंदर एक बुढ़ी विच की आत्मा है और तुम्हारी मॉम की असली आत्मा ये फायर फेरी में कन्वर्ट हो गई है। मैं जानता हूँ कि ये सब चीज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनोगे तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या हुआ है। असल में क्या हुआ कि जो हमारे कजन की मॉम थी उनकी पूरी बॉडी जल चुकी थी, तो उनकी बॉडी में से उनकी आत्मा बाहर निकल रही थी। उसी वक्त वहां पे असली फायर फेरी आई और उन्होंने हमारी कजन की मॉम की आत्मा को अपने बॉडी के अंदर रख लिया और बोला कि मैं मेरी आत्मा थोड़े टाइम के लिए ये ट्री के अंदर डाल रही हूँ। मीनवाइल जो अब हमारे कजन की मॉम की बॉडी थी वो वहां पे ऐसे ही पड़ी हुई थी। वहां पे एक और बुढ़ी विच थी जो भी उस फायर में जल चुकी थी, तो उस विच की आत्मा को एक बॉडी चाहिए था। तो उसने क्या किया ना, उसने हमारी कजन के मॉम के बॉडी के अंदर घुस गई और तभी से वो कजन के मॉम के बॉडी के अंदर बंधी हुई थी। तो इस तरह से उसने सब लोग को बेवकूफ बनाया। आई नो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा था बट आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ चुका है। फिर तभी हमारी कजन को फ्लैशबैक आता है उनकी मॉम का और वो रोने लगती है। मीनवाइल हमारे जो कजन के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुझे ऐसा नहीं कर दूंगा, वो फ्रूट अभी भी तेरे पास है, चुपचाप वो फ्रूट मुझे दे दे और मेरी वाइफ की बॉडी को भी छोड़ दे। लेकिन हमारी ये बुढ़ी वहां से हवा में उड़ती है और सोचती है कि मैं अभी यहाँ से भाग जाऊंगी। ऐसा बोल के वो अपने एक सर्वेंट को वहां पे समन करती है जो कि होता है द अल्टीमेट मॉन्स्टर। ये यहाँ पे आके कजन के फादर को पकड़ लेता है और खाने वाला होता है। ये मुच्छड़ मॉन्स्टर बहुत खतरनाक दिखता है। उसके बाद उसी वक्त वहां पे ये आइस वाला बुढ़ऊ आता है और बोलता है कि मैं तुझे ऐसा नहीं कर दूंगा, तू हम लोग को धोखा नहीं दे सकती है। ऐसा बोल के वहां पे अपने चेन्स पे खड़ा होता है और अटैक करने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त ये बुढ़ी अपना माइंड कंट्रोल मैजिक यूज करती है और हमारे आइस बॉय के सारे आइस वाले सर्वेंट्स को कंट्रोल करने लगती है और वो सब लोग हमारे आइस वाले बुढ़ऊ के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। फिर मो फैन उसके ऊपर हमला करता है लाइटनिंग मैजिक से, लेकिन वो अपना अर्थ मैजिक यूज करके वहां से भाग लेती है। तो हमारे सारे के सारे हीरोज एक एक करके उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं और ये बुढ़ी उसमें तड़प रही होती है। लेकिन वो तभी अपना माइंड मैजिक यूज करके इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन शिंगा शिंगा वहां पे आती है और वो अपने साइकिक मैजिक से सब लोग की हेल्प करती है। उसी चीज का फायदा उठा के ये बुढ़ी अपना पेट्रिफिकेशन वाला स्पेल यूज करती है। लेकिन तभी हमारा हैंडसम बॉय एक शील्ड क्रिएट करता है और इन लोग को बचाता है, लेकिन उसका शील्ड टूटने लगता है। तो तभी वहां पे हमारा मो फैन भी आता है और वो अपना शील्ड यूज करके इन लोग को रोकता है। तभी ब्रो भी अपने पत्थर के बड़े बड़े स्लैब्स को क्रिएट करता है और इसको रोकने लगता है। बट उसी वक्त हमारे ये दोनों आइस बॉय एंड गर्ल वहां पे आते हैं और वो लोग यहाँ पे आके इनको हेल्प करने लगते हैं। वो लोग आइस के बड़े से वेव बनाते हैं और हमारे बुढ़ी के अटैक को रोकते हैं। लेकिन उसी वक्त बुढ़ी एकदम से पागल हो जाती है और वो अपना माइंड मैजिक इन सब के ऊपर मारना स्टार्ट करती है। तो तभी ही हमारी शिंगा शिंगा वहां पे अपना साइकिक मैजिक यूज करके सब लोग की हेल्प करती है। लेकिन उसी वक्त वो अपने हाथ से एक बटरफ्लाई को भी छोड़ देती है जो बटरफ्लाई जाता है हमारी फायर फेरी के पास और उसको हील करने लगता है। उसके बाद ये बुढ़ी क्या करती है, ये वो मुच्छड़ वाले मॉन्स्टर को वहां से गायब करती है और उसके बाद मो फैन के ऊपर एक स्पाइडर को समन करती है और ये स्पाइडर मो फैन को कंट्रोल करने लगता है। उसके बाद बुढ़ी हमारे मो फैन की आत्मा को कंट्रोल करती है और उसके अंदर घुस जाती है और उसके कान में बोलती है कि अरे सुन, वो जो असली बुढ़ी है ना वो तेरे ठीक सामने है, जा उसे मार दे। तो मो फैन ये बात सुन के अपना फायर वाला अटैक यूज करता है और भाग के जाता है हमारी शिंगा शिंगा के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि शिंगा शिंगा असल में वो बुढ़ी वाली विच है। लेकिन तभी वो हमला करने वाला होता है और इसको सब लोग रोकने की कोशिश करते हैं।
लेकिन वो रुक नहीं पाता है। तो उसी वक्त हमारी फायर फेरी वहां पे आती है और वो अपना चिल्ला चिल्ला के मोफैन को रोकने की कोशिश करती है। तो मोफैन रुक भी जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारी ये बुड्ढी विच वापस से मोफैन को कंट्रोल करती है और इस वक्त वो पूरी तरह से कंट्रोल करके मोफैन का अटैक करवा ही देती है शिंगा शिंगा पे। लेकिन हमारी फायर फेरी उसी वक्त वहां पे आती है और मोफैन को टैकल मार के उसको पकड़ लेती है। तो हमारी बुड्ढी विच भी अपना सारा का सारा पावर यूज करती है मोफैन पे, लेकिन हमारी फायर फेरी मोफैन के ऊपर बैठ जाती है और खुद को कंबाइन कर देती है मोफैन के साथ और ऐसे ही वो मोफैन को कंट्रोल कर लेती है। तो इस चीज का फायदा उठा के बुड्ढी वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वहां पे लिंग लिंग जो छोटी बच्ची है वो आती है और वो वहां पे आके अपने वेब वाले मैजिक से इसको बुड्ढी को रोक देती है। फिर उसके बाद हमारी ये बुड्ढी हमारी छोटी बच्ची का वेब तोड़ के वहां से निकलती है हमला करने के लिए छोटी बच्ची के ऊपर, लेकिन तभी ही मोफैन वहां पे आता है और वो अपने फायर मैजिक से इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। वो बुड्ढी को जलाता है और अपने हाथ में एक एक्स लाता है और वो एक्स से बुड्ढी को काट देता है। तो उसी वक्त बुड्ढी की बॉडी वहीं पे खत्म हो जाती है और उसके अंदर से उसकी वो आत्मा निकल के भागने लगती है। तो मोफैन बोलता है कि अच्छा मेरे पेंडेंट, तुम्हें इसकी आत्मा को नहीं खाना है, यहाँ तक कि तुम भी जानते हो कि ये आत्मा कितनी खराब है, मैं समझ सकता हूँ। फिर उसी वक्त मोफैन के वो आग में से हमारी फेरी की आत्मा बाहर निकलती है और वो फेरी के बॉडी में घुस जाती है। तो मोफैन उसको वो फ्रूट दे देता है और बोलता है कि तुम ये फ्रूट खा लो ताकि तुम खुद को ठीक कर पाओ। तो हमारी फेरी बोलती है कि नहीं, मैं ये फ्रूट नहीं खा सकती और तभी वो फ्रूट फटता है और उसमें से एक छोटी बच्ची निकलती है जो कि होती है द असली फायर फेरी। ये वही वाली फायर फेरी होती है जिसने हमारी कजन की मॉम को बचाया था और ये अभी वापस से रीइंकार्नेट हो चुकी होती है। फिर वहां पे पैदा होने के बाद हमारी जो बड़ी वाली फायर फेरी होती है वो छोटी वाली फायर फेरी को पकड़ के रोने लगती है खुशी से और बोलती है कि अब मेरी नई बेटी पैदा हो गई है। फिर उसके बाद हमारी बड़ी वाली फायर फेरी वहां से गायब होने लगती है क्योंकि उसका टाइम खत्म हो चुका होता है और ये छोटी वाली फायर फेरी जाके मोफैन के साथ चिपक जाती है। तो तभी शिंगा शिंगा बोलती है कि जब बड़ी वाली फायर फेरी तुम्हारे साथ आके कंबाइन हुई थी तभी उसके बॉडी के थोड़े बहुत इंप्रिंट्स तुम्हारे अंदर रह गए थे, तो इस वजह से छोटी वाली फायर फेरी को ऐसा लग रहा है कि तुम उसके फादर हो और वो अब से तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तो इसका ये मतलब है कि मोफैन ने बड़ी वाली फायर फेरी के साथ एक बेटी पैदा कर ली है। भाई ये बंदा कितना तेज बन रहा है, इसने हमारी आइस गर्ल को धोखा दे दिया, हमारी गॉडेस को धोखा दे दिया, हमारी हीलर को धोखा दे दिया और कितनी लड़कियों को धोखा दे चुका है ये बंदा। तो इसका क्या इसका ये मतलब है कि हमारा मोफैन हमारी कजन का स्टेप फादर बन चुका है। ये क्या हो रहा है? फिर उसके ठीक बाद हमारी असली वाली फायर फेरी वहां से गायब हो जाती है और हमारी कजन उसको देख के रो रही होती है और सब लोग वहां पे उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद मोफैन बोलता है कि मैं अभी ये छोटी वाली फायर फेरी को मेरे साथ ही रखूंगा कुछ टाइम तक, फिर जैसे ही ये बड़ा वाला कैटास्ट्रोफ वापस से होगा वो माउंटेन के ऊपर, तब जाके मैं इसको वहां पे छोड़ दूंगा ताकि ये वो ट्री के साथ रह के अपने आप को इंप्रूव कर पाए। लेकिन तभी शिंगा शिंगा बोलती है कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ये वाली फायर फेरी इस दुनिया की सबसे लास्ट फायर फेरी है क्योंकि मुझे ये सब उस फायर फेरी ने पहले ही बता दिया था। तो मोफैन बोलता है अच्छा ठीक है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते कि मोफैन ये छोटी वाली फायर फेरी को लेके गया होता है अपने हंटर वाले गिल्ड में और वहां पे वो बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं इसके साथ, क्योंकि ये छोटी वाली फायर फेरी बहुत खाना खा रही होती है और ये खाने में सिर्फ फायर सोल्स ही खाती रहती है। तो तभी हमारी लिंगलिंग बोलती है कि तुम्हें अगर इसको बड़ा करना है तो तुम्हें इसे सीड के फ्रैगमेंट्स खिलाने पड़ेंगे और ये धड़ाधड़ सीड फ्रैगमेंट्स खाती रहती है। मोफैन बोलता है कि मेरे पास इतने सीड फ्रैगमेंट्स बचे ही नहीं, मैं क्या करूं अभी। तो हमारा हैंडसम बॉय बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ये छोटी बच्ची को मुझे देते हैं तो ताकि मैं इसके लिए सीड फ्रैगमेंट्स खरीद के इसको अपने साथ रख सकूं। तो मोफैन बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। उसके बाद हमारी छोटी बच्ची मोफैन के गोद में सोने लगती है। तभी मोफैन बोलता है कि मैं क्या करूं इसके साथ, मुझे कैसे भी करके अपने आप को और पावरफुल करना है। तभी हमारी लिंगलिंग बोलती है कि देखो ये जो तुम्हारी छोटी फायर फेरी है ना, ये तुम्हारे ब्लू डॉगी से भी ज्यादा पावरफुल है, कम से कम ये उससे 5 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो तुम समझ जाओ कि कितनी स्ट्रॉन्ग है और अगर तुमने इसे इसके अडल्ट फॉर्म में लेके आ गए तो ये और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी और तो और ये तुम्हें भी पावर देगी और तुम्हारे फायर वाले एलिमेंट को भी पावर अप करते रहेगी क्योंकि ये तुम्हारे साथ अभी एक कॉन्ट्रैक्ट में बंद है। तो एक तरह से ये तुम्हारे ब्लू डॉगी ब्लू पैंथर के जैसे ही बन चुकी है। तो एक तरह से सोनिक और ये फायर फेरी वो दोनों ही तुम्हारे समनिंग वाले क्रीचर्स बन चुके हैं। तो ये सुन के मोफैन बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं क्या इसे 3 स्टेप वाले टावर में लेके जा सकता हूँ ताकि वहां पे मैं और लेवल अप कर सकूं। तो वो बोलती है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए इसका बहुत पावर अप करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें लगेंगे बहुत सारे कमीशन। तो ये खेलो काम पे लग जाओ। फिर ऐसे ही मोफैन थोड़ा बहुत काम करके अपने घर पहुंचता है और थका हुआ रहता है। तभी वो देखता है कि फायर फेरी अपने आप वहां पे समन हो गई होती है और वो हर चीज पे आग लगाती रहती है। तो मोफैन उसको रोकने लगता है आग ये सब लगाने से, लेकिन वो हर जगह पे आग लगा के भागती रहती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते कि मोफैन अपने स्कूल में वापस से एक टूर्नामेंट में लड़ रहा होता है जहां पे उसके सामने वाला बंदा एक समनिंग बंदा होता है और उसने बहुत सारे स्कॉर्पियंस को समन किया होता है। तो मोफैन एक सिंगल लाइटनिंग मैजिक से इन सारे के सारे स्कॉर्पियंस को खत्म कर देता है और उसके साथ ही साथ ये बंदे को भी खत्म कर देता है। तभी ये लोग बोलते कि अरे अब हम क्या करें, ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन रहा है, अभी इसने टॉप 100 रैंक को भी क्रैक कर ही दिया है। ऐसे बोल के यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हैंडसम बॉय और तो और रैंक 1 वाला बंदा ऐसी बातें करते रहते हैं और सोचते कि हम इसे कैसे रोके। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते कि मोफैन ये फायर फेरी के साथ ऐसे ही चल रहा होता है। तभी वहां पे हमारी गॉडेस और टूटू पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पे पहुंचे बोलते हैं मोफैन तुम क्या कर रहे हो, तुम पहले टॉप 20 में घुस चुके हो, अभी तुम 15th पोजीशन में जाने की बात कर रहे हो क्या। तो मोफैन बोलता है नहीं मैं तो 9th पोजीशन में जाने की बात कर रहा हूँ, मुझे टॉप 10 में घुसना है क्योंकि एक बार मैं टॉप 10 में घुस गया तो मुझे 3 स्टेप वाले टावर में घुसने का मौका मिल जाएगा और एक बार मैं वहां पहुंच गया तो मैं वहां जाके मेरी ये फायर फेरी को बहुत जल्दी लेवल अप कर सकता हूँ और मेरा इंपॉर्टेंस वही है। मीनवाइल हमारी क्यूट सी फायर फेरी बैठ के उसका सोल वाला क्रिस्टल खा रही होती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफैन और तो और हमारा हैंडसम बॉय दोनों ही बेंच पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वहां पे हैंडसम बॉय मोफैन को बोलता है कि अरे तुम्हें पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे ये इंटरनेशनल वाले टूर्नामेंट में जाने का है ताकि मैं दूसरे कंट्री में जाके वहां की लड़कियों को सेट कर सकूं। तो मोफैन बोलता है कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो, मुझे तो इसके बारे में पहले ही हमारे बुढ़ऊ प्रिंसिपल ने बोल के रखा था, लेकिन मैंने उनके ऑफर को उस टाइम के लिए डिक्लाइन करके रखा था। तो हमारा हैंडसम बोलता है कि भाई इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, फिर
हम दोनों भाई साथ में जाएंगे दूसरी कंट्री में और बहुत सारी लड़कियों को पटा के रखेंगे। तो मोफन ये सुन के थोड़ा ठरकी तो है ही है, तो ये बोलता है कि हाँ डेफिनेटली हम ये करेंगे। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मोफन ऐसे ही एक रेस्टोरेंट वाले एरिया में एक खाने वाले गली में बैठे खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पे हमारी गॉडेस और टूटू पहुंच जाते हैं। वो लोग वहाँ पे पहुंच के बोलते हैं कि अरे मोफन क्या तुम्हारा प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारा नेक्स्ट मैच आज ही है और वो है हमारी ब्यूटीफुल गर्ल के साथ। तो मोफन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मैंने वैसे कुछ प्रैक्टिस तो की नहीं है लेकिन मैं उसे हरा तो दूंगा ही। तो ये सुन के टूटू और हमारी गॉडेस गुस्से में वहां से निकल लेते हैं क्योंकि ये इस चीज को बहुत ही आसानी से ले रहा होता है। तभी हमारी ये बॉयकट वाली बंदी यहाँ पे आ जाती है और बोलती है ओए मोफन तू खुद को बहुत शाना समझता है, अब तेरी फाइट है हमारी ब्यूटीफुल गर्ल के साथ, तो तू उसके साथ थोड़ा अच्छे से फाइट करना, समझा ना। मोफन बोलता है वो सब देखा जाएगा। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि टूर्नामेंट के अंदर मोफन और हमारी ब्यूटीफुल गर्ल दोनों ही साथ में खड़े होते हैं और एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और लड़ने वाले होते हैं। तभी हमारी ब्यूटीफुल गर्ल बोलती है कि मोफन मैं लेवल 9 पे हूँ, रैंक 9 पे हूँ मैं, तो तुम्हें अगर मेरे अगेंस्ट जीतना है तो तुम्हें अपना सारी की सारी ताकत एक साथ यूज करनी पड़ेगी। और तभी मोफन अपना समनिंग वाले सर्कल को क्रिएट करता है और समन करने ही वाला होता है कि तभी हमारी ब्यूटीफुल गर्ल अपना साइकिक मैजिक यूज करके मोफन का समनिंग रोक देती है। तो मोफन बोलता है कि ये बंदी तो बहुत ज्यादा ही फास्ट है। फिर उसके बाद मोफन बोलता है कि ये एक साइकिक मेज है और साइकिक मेजेस की सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि वो लोग सबसे फास्ट होते हैं, तो मुझे इससे तेज मेरे क्रिस्टल्स को समन करना पड़ेगा ताकि मैं इसके ऊपर हमला कर सकूं, वरना ये मेरे सारे के सारे मैजिक सर्कल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी और मैं किसी को भी समन नहीं कर पाऊंगा। और इन लोग की फाइट देखते हुए सब लोग एकदम से शॉक्ड रहते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन हमारी गॉडेस मोफन को देख के मस्त स्माइल कर रही होती है। फिर उसी के बाद हमारी ब्यूटीफुल गर्ल मोफन के एक दो अटैक को तोड़ देती है और उसके बाद वो अपना फायर मैजिक यूज करती है मोफन के ऊपर। तो मोफन अपने ब्लड बीस्ट वाले शूज को यूज करके वहां से भागता है। तभी मोफन बोलता है कि इसका रियल टैलेंट तो फायर वाला टैलेंट है, इसीलिए ये बहुत खतरनाक होगी ये वाले एबिलिटी में, तो मुझे कुछ ना कुछ करके डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। मीनवाइल इनके टीचर लोग भी डिस्कस कर रहे होते कि ये बंदी के पास दो अच्छे टैलेंट है, तो इस वक्त मोफन को मालूम पड़ेगा कि वो कितना एरोगेंट बन रहा था। तभी मोफन वापस से बैठ के अपना ध्यान लगाता रहता है और अपने समनिंग के ऊपर ध्यान देता है और वो समन करता है अपने सोनिक को, जो कि होता है हमारा ब्लू पैंथर ब्लू डॉगी। तो ये देख के हमारी ये ब्यूटीफुल गर्ल जमीन पे एक मुक्का मारती है और एक अर्थक्वेक आने लगता है और हर जगह से उसका फायर वाला फ्लेम निकलने लगता है। तो मोफन अपने डॉगी के ऊपर बैठ के यहाँ से भागने लगता है और ये वाला अटैक देख के सब लोग समझ जाते हैं कि ये तो बहुत खतरनाक चीज होने वाली है। लेकिन उसका डॉगी मल्टीपल फायर अटैक को डॉज करके मोफन के साथ रेडी होता है हमला करने के लिए। तभी हमारी बॉयकट वाली बंदी बोलती है कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, क्या मोफन जीत जाएगा? मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो मोफन देखता है कि उसके हाथ में होता है उसके प्रिंसिपल का दिया हुआ वो ब्लेड, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेशन करने में और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो मोफन बोलता है कि डॉगी तुम जाओ और इसके ऊपर हमला करो, तब तक मैं यहाँ बैठ के अपना ध्यान लगाता हूँ। तो डॉगी जाता है हमारी ब्यूटीफुल गर्ल के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी ब्यूटीफुल गर्ल अपने पास एक और मैजिक सर्कल क्रिएट करती है और वो डॉगी के ऊपर उसका साइकिक वाला अटैक करती है और वो हमारे मोफन के डॉगी को अपना खुद का पालतू डॉगी बना देती है और उसको बोलती है कि डॉगी बेटा चलो 2-3 ट्रिक करो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर उसके बाद बोलते हैं जाओ तुम वो कोने में बैठ जाओ। तो मोफन बोलता है अरे यार ये तो एकदम यूजलेस निकला। फिर उसके बाद मोफन उसको वापस से उसके समन वर्ल्ड में भेज देता है। फिर उसके बाद हमारी ब्यूटीफुल गर्ल मोफन के ऊपर फायर वाला हमला करती है और ये अटैक मोफन को लग जाता है और उसका शर्ट भी जल चुका होता है। तो फिर मोफन बोलता है कि अब तो बस खत्म, अब मैं तुझे दिखाता हूं मेरी असली ताकत। ऐसा बोल के वो अपने आसपास फायर वाला एलिमेंट को समन करता है और वो अपने माइंड के अंदर बहुत सारे सोल्स को जोड़ने लगता है, लेकिन इन सबको हमारी ब्यूटीफुल गर्ल वापस से तोड़ देती है। तो मोफन वापस स्माइल करते करते उनको जोड़ता है और वो ऐसे ही इसको जोड़ के फटाक से इन सबको समन कर देता है और अपने आसपास फायर का ऑरा लेके आता है। उसके बाद वो बड़ा सा फायर पंच मारता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा सा फायर के फ्लेम्स निकलने लगते हैं और हमारी ब्यूटीफुल गर्ल एकदम से इससे बच के भागने लगती है। तो वो अपने आर्मर को समन करती है और मोफन से बचने लगती है, लेकिन मोफन को यही टाइम की जरूरत थी। वो हवा में उड़ रहा होता है और वो हवा में से अपना लाइटनिंग मैजिक मारने के लिए रेडी होता है और वो उसका लाइटनिंग मैजिक मारता है और ये लाइटनिंग इतना खतरनाक होता है कि हमारी ब्यूटीफुल गर्ल का शील्ड भी टूटने लगता है और उसकी आर्मर भी टूटने लगते हैं। उसके बाद ब्यूटीफुल गर्ल जमीन पे गिरी हुई होती है और बोलती है कि तुमने वो नेकलेस यूज करके मुझे हरा दिया ना, ठीक है मैं हार मानती हूँ। और इसी के साथ मोफन अभी टॉप 10 में पहुंच चुका है और ये सब देख के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं जो कि मोफन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके हेटर्स लोग गुस्से में होते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये डॉक्टर मोफन को ठीक कर रहे होते हैं और बोलते हैं तुम्हारी बॉडी में तो बहुत खरोच हो चुका है, तो तुम्हें अच्छा खासा हीलिंग की जरूरत पड़ेगी। तब तक आसपास के बच्चे लोग जाते रहते हैं और वो मोफन की बेइज्जती करते रहते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ब्रो और ब्रो के साथ एक और गार्ड ऐसे ही चल रहे होते हैं। तो ब्रो बोलता है कि हमें इस जगह पे बहुत सारे कंप्लेंट्स मिले कि यहाँ पे खतरनाक खतरनाक बीस्ट दिख रहे हैं इन लोग को, लेकिन ये सब बीस्ट कहाँ पे है मुझे तो कुछ पता नहीं। ऐसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनको थोड़ी बहुत आवाज सुनाई देती है। तभी ब्रो को कॉल करता है मोफन और बोलता है और ब्रो क्या हाल है, सब कुछ बढ़िया? ऐसे ये लोग मस्त बातें करते रहते हैं। उतने में ही ब्रो बोलता है कि अरे मैं अभी एक मिशन पे हूँ तो मैं तुम्हें थोड़ा टाइम बाद कॉल करता हूँ। तो मोफन बोलता है ठीक है। ऐसे ये लोग बात करते रहते हैं कि तभी वहाँ पे हजारों अजीब से मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। इनके बीच में होता है उंगा बुंगा शुंगा मुंगा मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर इतना खतरनाक होता है कि ये फटाक से इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे बाकी बचे हुए जो हमारे गार्ड्स होते हैं वो लोग भी आके ब्रो की मदद करते हैं। तो ब्रो पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पे गए, तो वो बोलता है बाकी लोग खत्म हो चुके हैं। उतने में ही यहाँ के मॉन्स्टर्स इन लोग को पकड़ पकड़ के मारने लगते हैं। ऐसे मल्टीपल लोग खत्म होते रहते हैं लेकिन ब्रो उनको रोकने लगता है, लेकिन इसमें से कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं और वो सबको खत्म करने लगते हैं। तभी इनका उंगा बुंगा चुंगा मुंगा बॉस आता है और वो ब्रो के बॉस को खत्म कर देता है। तो ब्रो ये सब देख के रोने लगता है। ब्रो ऐसे ही भागता रहता है इन सबसे बच के, लेकिन सारे जगह पे मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं। तो ब्रो एक गड्ढे के पास पहुंचता है। वो देखता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा सा गड्ढा है। वो बोलता है क्या ये नरक का दरवाजा है, क्योंकि इसके अंदर से इतने सारे मॉन्स्टर्स बाहर चल के आ रहे हैं। ब्रो एकदम टेंशन में आ जाता है और अब मुझे लग रहा है कि शायद से ब्रो नहीं बचेगा, पर हम सब प्रे करेंगे ब्रो के रिकवरी के लिए और उसके बचने के लिए। उसके बाद ब्रो पीछे देखता है तो पीछे
उसके उंगा बुंगा चुंगा मुंगा मॉन्स्टर होता है जिसने उसका मुंडी बदल के उसके बॉस का मुंडी रखा होता है। तो ब्रो बोलता है ये सब क्या हो रहा है? तो क्या इसका ये मतलब है कि ब्रो का बॉस भी अभी इस उंगा बुंगा चुंगा मुंगा मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है? मुझे नहीं पता। तो ब्रो इसको देख के पीछे पीछे चलता रहता है और ब्रो खुद ही उस खाई में गिर जाता है। तो ब्रो खुद को बचा रहा होता है, लेकिन ये मॉन्स्टर ऊपर आके हंसता है और ब्रो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और ब्रो इसी वक्त मोफैन को कॉल लगा रहा होता है और वो कॉल में लिखा होता है प्लीज मेरी मदद करो मोफैन, लेकिन मोफैन वो अपना फोन नहीं देख रहा होता है। तो क्या अब ब्रो बच पाएगा कि क्या ब्रो खुद एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सब मुझे नहीं पता। ये सब जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सीजन 7 जैसे ही रिलीज होगा वैसे ही मैं उसे कवर कर लूंगा। वेल, आज के मेरे तरफ से बस इतना ही। इस वीडियो का लाइक गोल था 9999 लाइक्स एंड बाय द वे हम लोग 1 लाख के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो सब्सक्राइब कर दो यार। वेल, आज के मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासवेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।